नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके साथ में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा जो हिंदी जो है सब्जेक्ट वो। अगर बात करें हिंदी की तो जो पटवारी का एग्ज़ाम है, तो पटवारी का एग्ज़ाम में हिंदी के टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं। और जो वीडियो का एग्ज़ाम है उसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से आते हैं। इसका मतलब जो हिंदी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मेहनत कम करनी है और आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी अगर बात करें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आपको शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये तो आपको कहीं से कहीं ना कहीं से जितना पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ है वो है ये 4 टॉपिक है ना। तो इन 4 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर पाते हो तो आपका जो है वो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। और बाकी ये तो आपको जितना करोगे उतना कम है, तो ये तो आपको किसी बुक से आराम से हो जाएगा। लेकिन समझने के टॉपिक है वो ये हैं: संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये चारों टॉपिक को कवर कर लूँगा, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ में और बहुत ही अच्छे से इसको मैं करवाऊँगा। और आई थिंक देखो हमको ना बोर्ड से ज़्यादा समझ में यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे उसी भाषा में लिखा हुआ है और उसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है जिस पेज के अंदर हम अपने हाथ से कॉपी के अंदर लिखते हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको किसी और चीज़ से नहीं आएगी, है ना। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपको ये PDF भी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप लोग आराम से इसको देखो हमने इस चीज़ को ना पूरा कवर किया है बहुत ही। देखो कम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये चौथा पेज, फिर ये 5वां पेज समास वाला, ठीक है। और ये 6ठा पेज, 7, 8, 9, ओके। यानी 7 से 8 पेज में मैंने ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम संधि के साथ में। और देखो उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये जो चारों टॉपिक जो भी अपन 8 पेज में पढ़ रहे हैं उस 8 पेज को मैं सिर्फ 2 पेज में लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो 8 पेज का जो कंटेंट है वो रिवीजन के लिए मैं आपको 2 पेज के अंदर दे दूँगा, ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि। और गैस देखो अगर कोई थोड़ी सी भी हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब जो मैंने लिखा है ना, जो मेरी लिपि है, तो लिपि के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ है ना ज़्यादा सीरियस लेना मत, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग ना कई बार मात्रा वात्रा गलत लगा देते हैं ना, तो ज़्यादा सीरियस लेना मत, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ गलती मैंने करी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के साथ में। अब बात करें संधि क्या होती है, देखो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? संधि, ठीक है। अब बात करें दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? संयोग, ठीक है। तो संधि और संयोग में फ़र्क क्या होता है? देखो जैसे गंगाधर, तो यहाँ पे क्या होगा? गंगाधर, तो इसे क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। मुरलीधर, तो इसे क्या बोलेंगे? मुरलीधर। ये देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अपन संयोग बोलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय। तो ये क्या होगी? संधि हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अगर संधि, तो संधि होती है 3 प्रकार की। पहले होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब आपको पता है कि हमारा जो हिंदी की जो 12 खड़ी है उसके अंदर स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अपने जो आ ई से लेकर अपने अंक अह तक, ठीक है, यहाँ तक होते हैं अपने स्वर, और बाकी क से लेकर ग तक जो होते हैं वो होते हैं अपने व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग होता है ये, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्वर संधि के साथ में। तो स्वर संधि में क्या होता है? अगर दो शब्दों के जो स्वर हैं, यानी पहले वाले शब्द के और दूसरे के शब्द के दोनों के अगर स्वर मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सी होती है? स्वर संधि। जैसे अ से अ मिल गया, या अ से ए मिल गया, या आ और ई। अभी आगे मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। इस वीडियो को जब ये वीडियो एंड होगा तो आप लोग पूरे के पूरे हिंदी के एक्सपर्ट बन के बाहर निकलोगे, है ना। और इसके अलावा बस इस वीडियो के बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो पर्यायवाची किसी बुक से कर लेना, और विलोम शब्द कर लेना, और शब्द युग्म कर लेना। इसके अलावा आपका कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो के नोट्स को आप भले चाहो तो टेलीग्राम से PDF ले लो, या फिर मैं तो बोलता हूँ कि इस वीडियो के साथ में आप लिखते रहो, ताकि आपका अटेंशन पूरा बना रहे और जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि के साथ में, ठीक है। तो स्वर जब मिलते हुए उसे क्या बोलते हैं अपन? स्वर संधि। जैसे देखो विद्यालय, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ पता है? यहाँ पे विद्या, ध्या में क्या है? आ है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी क्या है? आ, ठीक है। तो ये आ मिलकर क्या बन गया? यहाँ पे आ बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? विद्यालय, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो शिक्षा, अ, यहाँ पे क्या आ है और यहाँ पे क्या अ है, तो आ और अ मिल रहे जान क्या? दोनों दोनों स्वर है, तो यहाँ पे ये भी क्या है? स्वर संधि। नर ईश, ठीक है। फिर महा ओज, ये इस तरह से अपन कर लेंगे। अच्छा बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्वर संधि बात करें, तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, पांचवा है अयादि,
ठीक है। इसको याद कैसे करना है मैं बता दूंगा अभी आराम से, है ना। जस्ट 5 मिनट ठहरो और आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने भी भरोसा करो, है ना यार। अभी के भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको याद करवा के छोड़ूंगा यहाँ पे, ना। इस वीडियो से जब आप देख लोगे तो आपको सारा का सारा माल मसाला याद होगा, बस आपको उसके बाद 1-2 बार और रिवीजन करना होगा और फिर आप सीधे एग्जाम में इसको कर पाओगे, ठीक है। अब बात करें दीर्घ स्वर संधि। देखो दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें ये बोलता है कि अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर आ मिले तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। अ मिले तो भी आ बनेगा और आ मिले तो भी आ बनेगा। यानी क्या है, आ या फिर या आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा आ ही बनेगा। आ क्या, बड़ा है, ठीक है ना। अब बात करें छोटी बड़ी या के साथ में, अगर छोटी या बड़ी मिल रही है तो हमेशा क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। छोटा ऊ नहीं बनेगा, ठीक है, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। अगर बात करें री और री की तो यहाँ पे बड़ा री बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे पहला है अपना अभय प्लस अरण्य। अब देखो अभय, आपको पता है य के पीछे क्या होता है, अ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, य आधा है और पीछे क्या अ है, तो यहाँ पे अ और यहाँ पे भी क्या है, अरण्य का अ। और अपने को पता है और मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो देखो अभय, तो अभय और यहाँ पे अ और मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो देखो अभ्यारण्य, ठीक है, तो अभ्यारण्य, ठीक है। समझ गए बात को। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अ और मिलके आ बना, ठीक है। वैसे यहाँ पे कंटक, तो कंटक में भी अ और आ मिलके क्या बना, कंटका, तो कंटका किर्ण बना, ठीक है। तो अ और आ मिलके आ बना। अब बात करें यहाँ पे नदी और ई। अब देखो नदी के अंदर यहाँ पे कौन सी है, बड़ी, ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सी है, बड़ी। और हमने क्या देखा, बड़ी और बड़ी मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदीश, ठीक है। तो नदी प्लस ईश क्या हो जाएगा, नदीश। फिर क्या है यहाँ पे रति। अब देखो यहाँ पे कौन सी है, छोटी, और यहाँ पे कौन सी है, बड़ी, लेकिन हमको पता है छोटी और बड़ी मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रतीश। देखो यहाँ पे क्या होगा, रति प्लस ईश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें वधु उल्लास की, ठीक है। तो वधु उल्लास में क्या हो जाएगा, देखो वधु में ये छोटू की मात्रा है और यहाँ पे भी छोटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बड़ा ऊ, वैसे छोटा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, छोटा हुई है, ठीक है ना। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधु उल्लास, ठीक है। यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। बात करें सिंधु की, छोटा ऊ और यहाँ पे है बड़ा ऊ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस, सिंदूर मी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मात्र और ऋण, तो यहाँ पे क्या हो गया, मात्रण, ठीक है। यहाँ पे हो गया होत्र और रिकार, तो यहाँ पे क्या हो गया, होत्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, री मिलके बड़ा री बन गया, ठीक है। ये वाला ज़्यादा पूछते नहीं है, तो आपको मेनली ये सब याद रखना है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल बात ये है कि अगर आपको अ और अ या अ मिलते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा आ बनेगा। छोटी बड़ी या फिर छोटी बड़ी मिलते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ी बनेगी। ऊ बड़ा ऊ या फिर ऊ या बड़ा ऊ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पे री के साथ में री हो तो हमेशा बड़ा री बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी अभी आपको समझ में ये नहीं आएगा, जब मैं यहाँ पे ये पूरा कर लूँगा ना अयादी तक, फिर जब वापस यहाँ पे आऊँगा तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। बस आप आगे जस्ट 10-15 मिनट आप देख जाओ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करें सेकंड कौन सा है हमारा, गुण स्वर संधि। अब देखो यहाँ पे ना आप समझो चीज़ को, है ना। पहले क्या किया अपन ने, दीर्घ में क्या किया था, दीर्घ के अंदर हमने क्या किया, दीर्घ स्वर संधि के अंदर हमने देखो अ के साथ अ था, ई के साथ ई थी, ऊ के साथ ऊ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अ को लेंगे लेकिन अ के साथ में चेंज करेंगे। पहले अ के साथ में रखा ई को, फिर का अ के साथ में ऊ को, और फिर का अ के साथ में री को, ठीक है। तो अगर आ के साथ में ई या बड़ी मिलती है तो क्या बनता है, वहाँ पे ए बनता है, क्या बनता है, ए, ठीक है। और अ के साथ में अगर ऊ मिलता है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। और आ और री मिलते तो क्या बनेगा, अर, ठीक है। ये ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन ये तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, और एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें महाईश, कैसे देखो, तो महाईश में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया आ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ई। और हमने देखा है आ और ई जब मिलते तो क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म, तो देखो यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी, एश। तो यहाँ पे क्या किया, आ और ई मिल क्या बन गया, ए बन गया। समझ गए बात को, ठीक है। बात करें गण ईश की, तो सेम यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या अ और ई, तो हमने देखा है कि अ और ई मिलते तो क्या बनता है, ए बनता है। तो देखो यहाँ पे हो गया ना गणेश, ठीक है। मात्रा देखिए आप पता लगा सकते हो कि कौन सा यहाँ पे संधि है। मैं आपको वापस जब बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना।
अभी थोड़ा कम आएगा, बाद में एकदम फुल टू फुल आ जाएगा और आप एक झटके में आप सीख जाओगे सारा कुछ, है ना। फिर बात करें परम उत्सव की, तो देखो यहाँ पे क्या है, अ है, पीछे क्या है, परमत के पीछे क्या आएगा अ, और यहाँ पे क्या है ऊ, और हमने क्या देखा है अ और ऊ मिलते तो क्या बनता है ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महोत्सव, ठीक है, क्या हो जाएगा महोत्सव, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे बात करें कश्व और ऋषि, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस कश्व ऋषि, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा महा और ऋतु, देखो यहाँ पे आ और री, तो आ री मिलकर क्या बन जाएंगे महर्तु, तो अर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा महर्तु, ठीक है। वसंत और ऋतु क्या बन जाएगा वसंतु, ठीक है, वसंतु, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब बात करें वर्दी संधि की, अब देखो कुछ नहीं है, वर्दी जो है वो इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, जैसे गुण है, अगर आप गुण संधि को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगी, देखो गुण में क्या था आ के साथ में क्या करते हैं पहले, देखो अब गुण के अंदर क्या क्या लिया ई ऊ और री के बाद क्या आता है ए आई आता है, और उसके बाद क्या आता है ओ आ आता है, सिंपल, ठीक है ना। तो आप देखो आ, ठीक है, इसके साथ में क्या लिया, गुण के अंदर क्या लेंगे ई ऊ और री, और वर्दी के अंदर क्या लेंगे ए और ओ आउ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है यार, है ना, आ के साथ अगर ए मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है, और आ के साथ में ओ आउ मिलेगा तो क्या बन जाएगा आउ बन जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे देखो महाइंद्रजालिक, तो देखो यहाँ पे क्या है आ है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है आ है, और यहाँ पे क्या है ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महेंद्रजालिक। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज होना मत, वैसे देखो अपना ए को लिखते हैं ऐसे और इसको लिखते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में जैसे मान लो हाँ के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं ऐसे और इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक वाले को लिखते हैं दो मात्रा, और यहाँ पे कुछ मात्रा नहीं, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं एक मात्रा, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज होना मत आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही है और इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखते हैं ऐसे हिंदी के अंदर, तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो आ और ए मिलके क्या बनाएंगे बड़ा आई, ठीक है, जिसको आई बोलते हैं ना, तो महेंद्र जालिक, ठीक है। वसुधा प्लस एव, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आ और ए, तो आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा एव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वसुदेव, ठीक है। तो ये मात्रा देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होगा, वर्दी संधि यहाँ पे हो जाएगी। याद कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है भाई, फिर से आओ यहाँ पे दीर्घ स्वर के, देखो दीर्घ में क्या था, दीर्घ में याद रखो सेम मिल रहे हैं, ठीक है ना, ई देखो अ ई ऊ, ठीक है, मिल रहे हैं, री मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन दीर्घ के बाद यहाँ पे गुण में क्या हो गया, गुण में आ के साथ में देखो गुण में क्या हो गया आ के साथ में ई ऊ और री मिल रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जस्ट गाइस, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ जी, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, गुण के अंदर क्या है आ के साथ क्या ई ऊ और री है, लेकिन वर्दी में क्या हो जाएगा आ के साथ में ए और ओ आउ हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब तो समझ गया ना, देखो गुण और वर्दी दोनों सेम ही है, बस फ़र्क क्या है, इसके अंदर ई ऊ री है और इसके अंदर इसके आगे वाले ए और ओ आउ है, ठीक है, इतना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो याद रखना, गुण को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी वर्दी, तो गुण में वर्दी करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यण, यण कुछ नहीं यार, इसका उल्टा है, बस इसका उल्टा कैसे, जैसे देखो यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे आगे वाले का तो अ था और पीछे वाले का ई था, लेकिन यण के अंदर क्या हो जाएगा, देखो याद रखो गुण यण, याद रखो, तो इसका सेम, बस फर्क क्या है, इसका उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या आगे वाले का अ ले रहे हैं और पीछे वाले का ई ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा आगे वाला और ये आ जाएगा पीछे वाला, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या करेंगे अभी, यण संधि के अंदर, यण के अंदर हमने क्या किया, ई को लिया आगे और पीछे असमान स्वर। अब देखो असमान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अ हो सकता है, यहाँ पे आ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे असमान होना चाहिए, यानी ई नहीं होना चाहिए, ई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ई और ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी ई हो गया, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा अपना, तब तो अपना हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इसीलिए यहाँ पे असमान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आ, ठीक है, फिर ऊ ए आई, ठीक है, और ओ आउ सब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, असमान स्वर का मतलब ये होता है, ठीक है ना, यानी ई के अलावा कोई भी स्वर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज होता है ना, कि अगर ई के साथ में असमान स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो य, आधा य, ठीक है। और ऊ के साथ में अगर असमान स्वर मिल रहा है तो वो क्या बन जाएगा व, क्या बन जाएगा आधा व। यही खास बात इसकी है ना यण संधि की, समझ गए। तो याद कैसे करोगे इसको, ये क्या है देखो, याद करने का तरीका, गुण के अंदर क्या था अ के साथ में ई था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ई के साथ में
असमान स्वर है, यानी वहाँ पे पीछे था ई और यहाँ पे क्या आगे ई है, ठीक है ना। और बात करें अयादी संधि की, देखो अयादी में भी सेम है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो गुण के जैसा कौन सी है, गुण का उल्टा जो है वो है यण संधि। कौन सी है, यण संधि। वैसे ही वर्धी संधि का उल्टा क्या है, देखो वर्धी के अंदर क्या है, अ के साथ में ए और ओ आऊ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ओ आऊ आगे आगे और बाकी सारे पीछे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना आपको, वर्धी का उल्टा क्या है, वर्धी का उल्टा है आपका अया दी, ठीक है। तो ये भी आपको देखो याद, देखो यहाँ पे भी दी है और यहाँ पे भी क्या है, दी है। तो याद रखना इन दोनों में सेम सेम कंसेप्ट है, बस उल्टा उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल यण संधि का है ना। जैसे देखो प्रति अंग, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सी है, ई की मात्रा है, ठीक है, ई। और यहाँ पे क्या आ गया, अ। और हमने क्या देखा है कि भाई ई के साथ अगर अ, यहाँ पे असमान में अ भी आएगा तो ई के साथ अ, ई के साथ में कुछ भी हो पीछे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आधा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्र, तो प्र तो सेम ही रहा, ठीक है। फिर ये जो त है वो हो जाएगा आधा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या त आधा है और यहाँ पे ई की मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, ई की मात्रा है, ठीक है ना। तो ये त आधा रह गया और जो ई है वो बन जाएगा य, क्या बन जाएगा, य। तो यहाँ पे त हो गया आधा, ठीक है। तो ये प्र त हो गया आधा और ये जो ई की मात्रा थी वो बन गई य, क्या बन गई वो, य। और फिर ये अ जो है वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा और ये यहाँ पीछे आ जाएगा ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रत्यांग, ठीक है। अब बात करें पर्याप्त की, ठीक है। तो देखो पर्याप्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ई की मात्रा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो पहले तो है प, तो ये आ गया प, ठीक है। फिर ये र, तो र यहाँ पे क्या आधा है, इसने क्या लिखा है यहाँ पे आधा, आधा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पर लिखा, फिर यहाँ पे क्या ई की मात्रा है, तो मैंने देखो लिख लिया यहाँ पे ई की मात्रा को र से अलग कर दिया, ठीक है। अब बात करें आप्त, तो ये आ गया आप्त। लेकिन हमको पता है कि अगर ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ई हो गया बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, देखो प र, फिर य, देखो य और आ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, तो या और फिर पथ। तो यह क्या हो जाएगा, देखो परी आप का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई की मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पर या प त, या ये कैसे आया, ये आ गया इस मात्रा से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें नी प्लस आय, तो देखो नी प्लस आय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, आधा न प्लस ई की मात्रा प्लस आ य, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा या। कैसे बनेगा, देखो ई की मात्रा बन जाएगी य और य प्लस आ क्या होता है, या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा न या और य। तो देखो आधा न या ये, तो क्या हो जाएगा न्याय, ठीक है। ये 2 बार आप करो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर बात करते हैं चमू आगमन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो ऊ, यहाँ पे किसकी मात्रा की ऊ, और यहाँ पे क्या गया आ। अब अपन ने क्या देखा कि अगर ऊ के साथ में कोई असमान स्वर हो, जैसे कि यहाँ पे आ गया आ, तो वो क्या बन जाएगा, आधा व बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। तो देखो वधु और आगमन, सॉरी यहाँ पे चमू और आगमन, तो यहाँ पे क्या ऊ और आ मिल क्या बन जाएंगे, व बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे च और म आधा है, ठीक है, और पास में क्या ऊ की मात्रा है, तो ऊ क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा व, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा ये क्या बन गई, व बन गई। तो देखो च म, फिर व, और व के बाद आ तो क्या हो जाएगा वा, फिर गमन, तो ये गमन। तो आप क्या देखना है, चंबा गमन बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वधु, देखो सेम है, यहाँ पे ऊ की मात्रा और यहाँ पे आ, तो यहाँ पे व ध, तो देखो व ध तो है ही, ठीक है, आधा ध, ठीक है ना। और फिर ये जो मात्रा है वो क्या बन गई, व बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, वधवा गमन, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद बात करते हैं मात्र प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रातृ प्लस आदेश का हो जाएगा भ्रातादेश, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट टाइम फाइनल अयादी संधि की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए ओ, इनके साथ में अगर कोई भी असमान स्वर जुड़ रहा है चारों में, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे क्या देखा हमने कि भाई ई का क्या बन रहा है, ई का बन रहा है य, तो यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा अय, क्या बन जाएगा अ आगे लग जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आई है तो ए आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आय, यहाँ पे क्या था अय, यहाँ पे क्या हो गया आय हो गया। ओ के साथ में कोई असमान स्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ व, वैसे ऊ से वहाँ पे क्या था, ऊ से क्या बना था, व बना था, यहाँ पे क्या बन गया, ओ से बन गया अ व। और यहाँ पे आउ से क्या बन जाएगा, आव, क्या बन जाएगा आउ से आव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब देखो है ना, आराम से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले हो प्लस अन, ठीक है, हो प्लस अन। अब यहाँ पे देखो ओ की मात्रा है प्लस अ है पीछे, यानी ओ के पीछे क्या है, असमान स्वर है। देखो ओ और अगर असमान स्वर तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अ व। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ह को आ से मैंने ओ को अलग कर दिया, तो देखो यहाँ पे जब मैंने ह को ओ से अलग किया तो क्या हो गया, ह ओ, और यहाँ पे क्या बन गया अ न, ये क्या है अन है ना, अन,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह प्लस ओ, वेट है ना, तो यह क्या हो जाएगा ह प्लस ओ प्लस अन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि ओ जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ के पीछे अ है तो ये ओ क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ह व अ न। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आधा व और अ मिल क्या बन जाएगी, अ व न। तो ये इस तरह से ये चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। फिर बात करें यहाँ पे ने प्लस अन की, तो ने प्लस अन के अंदर क्या हो जाएगा, अगर आप बात करोगे ने प्लस अन की, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी पेंसिल ज़्यादा मोटी हो रही है, हाँ ठीक है, ने प्लस अन। तो देखो ने प्लस अन के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करोगे, देखो वापस अलग करो है ना, न और पास में क्या है, एक ही मात्रा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर आप अलग करोगे, देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है ना न, ठीक है, आधा न, ठीक है, और पास में ये एक ही मात्रा अलग करते, तो ये हो गया ए, फिर अ और न, तो ये हो गया अ और न। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अय, ए से क्या बन जाएगा, अय, क्योंकि ए के पीछे अगर असमान स्वर तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, न, ठीक है, और न के पीछे क्या अ है, तो ये न पूरा हो गया, तो न प्लस अ क्या हो गया, न। ठीक है, और उसके बाद एक मिनट ज़्यादा ही हो गया थोड़ा ना, हाँ भाई, तो न के साथ में अ मिल गया तो क्या बन गया, ये देखो ए का क्या बन गया, अय बन गया। ठीक है, तो न य न और य के पीछे अ, तो ये बन गया य, और नीचे पीछे बन गया न। तो आपको सिंपल सा इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे चौ प्लस अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ओ है ना, ओ, अब ओ के साथ में अगर असमान स्वर तो क्या बन जाएगा, आव। देखो यहाँ पे क्या बन गया, च, और ओ का क्या बन गया, आव, तो ये क्या बन गया, च, तो च और आ क्या बन गया, चा, और व और आ क्या बन गया, व, तो चा व, तो चौ प्लस अ का क्या हो जाएगा, चाव। ठीक है, वैसे ही चे प्लस अन का क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे एक ही मात्रा और अ, तो देखो ए और अ मिलके क्या बनेंगे, अ य। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, च य न। ठीक है, वैसे ही ने प्लस अख, तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल, देखो यहाँ पे ये वाला है आई प्लस ये मात्रा क्या हो जाएगी, तो आ ये हो जाएगा है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया, तो ना य क हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे गे प्लस अक तो क्या हो गया, गायक। फिर ने प्लस ई का क्या हो गया, नायिका, और दो प्लस अन क्या हो गया, दावन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से हमने अपना जो पढ़ा पहला है वो पार कर लिया है, यानी कि हमारा जो पहला प्रकार है स्वर संधि जो सबसे बड़ा था वो पूरा हो गया है। अब बात करेंगे हमारे व्यंजन संधि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अपवाद हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के अंदर कुछ अपवाद है, स्वर नहीं सॉरी हाँ स्वर संधि के अंदर कुछ अपवाद है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर बात करें स्व प्लस इर, ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, सवेर, क्योंकि देखो अपने क्या देखा, अ और ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा। ठीक है, कहाँ देखा हमने, देखो यहाँ देखा है ना कि भाई अ के साथ में अगर ई मिलेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ये वाला है ना। तो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे अपवाद में क्या है, तो होना चाहिए सवेर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है, सवेर होता है। ठीक है, स्व प्लस इरिणी, देखो यहाँ पे भी क्या है, अ और ई मिलकर क्या बनना चाहिए, ए की मात्रा बननी चाहिए, लेकिन बनता क्या है यहाँ पे ए, तो सवेरिणी नहीं बनता, सवेरिणी बनता है यहाँ पे। ठीक है, प्र प्लस उड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प के पीछे क्या अ है और यहाँ पे क्या है उ है, तो अ और उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, ओड बनता है। तो जो हमने नियम पढ़े उसके हिसाब से बनना चाहिए प्रोड, ठीक है प्रोड, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या बनता है, प्रोढ़। ठीक है, प्रोढ़ बनता है। ठीक है, वैसे ही प्र के साथ ऊह, तो यहाँ पे और ऊ क्या बनता है, ओ बनता है, लेकिन क्या बनता है यहाँ पे आउ बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रो नहीं होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्राहु होता है। ठीक है ना, वैसे ही अक्ष प्लस उहिणी, तो यहाँ पे भी सेम है, तो होना चाहिए ओ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आउ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, वैसे ही दंत और ओष्ठ होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो अ और ओ की मात्रा है ना। अब अपन ने कहा पढ़ा, ये पढ़ा था अपन ने वर्धी संधि के अंदर के भाई, अगर अ और ओ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए अपना दंतोष्ट, भाई अपन देखा ना, ओ और अ की मात्रा मिलने से क्या बनता है, ओ आउ बनता है, लेकिन यहाँ पे आउ नहीं बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, ओष्ट बनता है। ठीक है, दंतोष्ट बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हस्वीकरण के अनुसार, कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल देख लो है ना क्या होता है, देखो अप प्लस अंग, तो क्या बनना चाहिए, अपंग बनना चाहिए नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे अपांग बनता है, सॉरी यहाँ पे बनना क्या चाहिए, अपांग। कैसे, देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा हमने, दीर्घ स्वर में क्या पढ़ा, कभी आ या फिर आ, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा, कभी भी अ नहीं बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे अ है, पीछे आई है,
और यहाँ पे भी क्या है अ, तो और मिलके क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए ना, अपांग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, अपंग सही होता है, अपांग नहीं होता है। वैसे ही मात्र और अंड, वैसे ही मात्रांड बनना चाहिए, आ की मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आती नहीं है और क्या होता है, मात्रांड होता है। वैसे ही कल अटा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कलाटा होना चाहिए, आ की मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन आ की मात्रा नहीं आती है, यहाँ पे क्या होता है, कलटा होता है सिर्फ, ठीक है। फिर सीम प्लस अंत, तो यहाँ पे देखो अ और अ मिलके क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए, लेकिन आ बनता है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या बनता है, अ बनता है, सीमंत बनता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे सार, तो अ और अ मिलके आ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बनता नहीं है, क्या होता है, सारंग होता है ये ओनली, ठीक है। फिर बात करें दीर्घीकरण के अनुसार, अब अगर बात करें दीर्घीकरण के अनुसार, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि भाई उत्तर प्लस खंड, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मार प्लस मारी, तो क्या हो जाता है, मारा मारी हो जाता है। काया प्लस कल्प क्या हो जाता है, काया कल्प हो जाता है, ठीक है। और मुसल प्लस धार क्या होता है, मुसलाधार हो जाता है। धड़ प्लस धड़ क्या होता है, धड़ाधड़ हो जाता है। विश्व प्लस मित्र क्या हो जाता है, विश्वामित्र। प्रति प्लस कार क्या हो जाता है, प्रतिकार, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना, प्रतिकार, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लू पेन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देख लो, है ना, प्रतिकार, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे छोटी मात्रा है, यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। प्रतिहार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिहार, यहाँ पे प्रतिहारी, तो यह जो क्या हो जाएगा, प्रतिहारी। फिर बात करते हैं गुणादेश की, बस ये इसी के साथ अपना जो स्वर संधि है वो खत्म। फिर बात करेंगे व्यंजन और दीर्घ, फिर बात करेंगे अपन विसर्ग, तो बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। अब गुणादेश के अनुसार, अब यहाँ पे क्या है, देखो प्र प्लस एषण, तो क्या होना चाहिए, प्रेषण होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, प्रेषण, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए, देखो अ और ए मिलते हैं तो क्या बनना चाहिए, बड़ा ए। देखो यहाँ पे एक लगती है संधि, कौन सी लगती है, यहाँ पे लगती है हमारी ये वाली संधि, है ना, वर्धी संधि। वर्धी में क्या बोलता है, अ और अगर ए मिलेंगे तो क्या बनना चाहिए, आई बनना चाहिए, ठीक है। या फिर अ और आई मिले तो क्या बनना चाहिए, आई बनना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है कि भाई बड़ी मात्रा ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। अगर अ के साथ में पीछे ए या आई मिलता है तो क्या बनना चाहिए, हमेशा बड़ी मात्रा ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो अपने अपवाद है उसके अंदर, तो ये सारे क्या अपवाद है सारे, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। तो होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अपना प्रेषण होना चाहिए, कि प्रेषण नहीं होता क्या होता है, प्रेषण होता है, ठीक है। वैसे ही प्र प्लस एवीति, तो यहाँ पे प्रेणिति होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, प्रेषिति होता है, ठीक है ना। शुक प्लस ओदन, तो क्या होना चाहिए, शुकोदन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, क्या है, सुकोदन, ठीक है। बिंब प्लस ओष्ट, क्या होना चाहिए, बिंबोस्ट होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, बिंबोस्ट होता है ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये आप अपवाद जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि अपवाद भी होते हैं, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे अपवाद याद करो, क्योंकि यार ऐसे तो बहुत सारे अपवाद है, तो कितने अपन याद करने बैठेंगे ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो नियम है वो ध्यान रखना है। और टेंशन मत लो, मैंने एक और शीट बनाई जिसके अंदर आधी पेज के अंदर ये पूरी की पूरी मैंने, सॉरी एक पेज के अंदर पूरी की पूरी संधि जो है वो समझा रखी है मैंने, इसीलिए आराम से उसको भी आप आराम से देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के बाद में वो मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं निपटा दूंगा हिंदी का, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब देखो तो इसके साथ स्वर संधि पूरी कौन कौन सी एक बार फिर से रिवाइज कर लो, है ना। दीर्घ में क्या था भाई, सेम सेम मिल रहे थे, ठीक है, और जो बड़ा वाला वो बन रहा था, ठीक है ना। फिर क्या था, गुण में क्या था, देखो गुण में क्या है, सेम सेम नहीं मिल रहे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे गुण में देखो, गुण और वृद्धि दोनों में क्या हो रहा है, आ, ठीक है, लेकिन इनके साथ में क्या जुड़ रहा है, देखो गुण के अंदर तो क्या है, ई ऊ और री है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि के अंदर क्या है, ए और ओ है, ठीक है। तो बस आपको तो ध्यान रखना है, ठीक है। और बनता क्या है, देखो ई से क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ से क्या बनेगा, ओ बनेगा, और यहाँ पे ए से क्या बनेगा, आई बनेगा, और ओ से क्या बनेगा, औ बनेगा, बस ये याद रखो और दैट्स इनफ, ठीक है। फिर बात करें यण और अयादि की, तो देखो यण की अगर बात करो तो यण में क्या है, यण में अगर ई के साथ में असमान स्वर जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और ऊ के साथ जुड़ रहा है असमान स्वर तो क्या बनेगा, वह बनेगा। लेकिन ए के साथ में या ए के साथ यहाँ पे ए के साथ में जुड़ रहा है असमान स्वर तो क्या बनेगा, अय बनेगा। देखो यहाँ पे यह है तो यहाँ पे क्या बन गया, अय, और यहाँ पे क्या बन गया, आय, ठीक है। और ऊ के साथ में ऊ या ऊ के साथ में अगर असमान स्वर तो क्या बन जाएगा, वह बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ओ के साथ में तो बनेगा अव, और आउ के साथ में तो क्या बनेगा, आप बनेगा। बस इसको आप सिर्फ नियम को लिख लो एक पेज के ऊपर, और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ नियम से सारी चीज़ें याद आ जाएगी आराम से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। एग्जाम्पल याद है नहीं है, आप सिर्फ नियम याद रखो बस, है ना। एग्जाम्पल तो कितने याद कर लोगे आप, एग्जामिनर क्या पूछेगा अपने को थोड़ी पता है, लेकिन नियम तो अपने को पता है कि इस नियम से बाहर जाएगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। तो उनके माइंड सेट को समझो और अपना जो काम है वो थोड़ा कम करो, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। हार्ड वर्क को स्मार्टनेस के साथ में करो, ठीक है ना। चलो भाई थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद चालू करते हैं अपन व्यंजन संधि, ठीक है।
हाँ भाई देखो, तो पढ़ाते पढ़ाते हमारा जो दिन है वो भी 3 जुलाई से 4 जुलाई हो गया है ना। चलो भाई अब चालू करते हैं व्यंजन संधि। अब अगर बात करें हम व्यंजन संधि की, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे आप बात करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, स्वर और व्यंजन मिलेंगे तो भी क्या बोलेंगे, उसको व्यंजन संधि बोलेंगे। अगर आगे वाले का व्यंजन और पीछे वाले का स्वर मिलेगा तो भी क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। और आगे वाले का भी व्यंजन है और पीछे वाले का भी व्यंजन, उसी का बोलेंगे व्यंजन ही बोलेंगे। अरे व्यंजन क्या होता है भाई, क ख ग से लेके ग तक, ये सारे क्या है, व्यंजन है। और स्वर क्या है, स्वर कौन से हैं अपने, अपने आ ई ऊ से लेके अपने अहंग तक, ठीक है ना, अह तक, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अपना स्वर हो जाएगा। तो स्वर व्यंजन पता है आपको, ठीक है ना। चलो भाई अब देखो यहाँ पे व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है, यहाँ पे क्या है, रूल है, नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 से 12 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं और छोटे छोटे नियम है, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़े से ये आपको लगेंगे अटपटे के ये क्या है, इसको याद कैसे करेंगे ना, 10 नियम याद कैसे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में 10 नियम आपको याद करने नहीं, एक्चुअल में सिर्फ 5 नियम आपको याद करने जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 3-4 नियम बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो आप आराम से एक बार देख लो, आप अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में याद नहीं होगा, जब एक बार इसको लिखोगे फिर से एक बार देखोगे, कंपेयर करोगे नियम 1 को 2 के साथ 3 के साथ, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये नियम ऐसे काम करता है क्या, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लो। अब बात करें पहले सबसे रूल नंबर 1 क्या है इसके अंदर, अगर क च ट त प, ये देखो सब आगे वाले हैं ना, क ख ग घ ड़, फिर च च ज ज ण, फिर ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध न, और फिर प फ ब भ म। तो इनके जो फर्स्ट वाले जो है ना वर्ण, उनकी बात करें अपन, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट वाले वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए या फिर सघोष वर्ण जिसको बोलते हैं ना, तो अब क्या मतलब है बताऊंगा, टेंशन मत लो। घोष सघोष क्या होता है सब बताऊंगा, 2 मिनट धीरे देखो बस, है ना, सब आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो यार। मेरे को भी हुआ था टेंशन फर्स्ट टाइम पढ़ने में, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है ना, आराम से। फर्स्ट टाइम में आपको चीज़ अटपट लगेगी, लेकिन सेकंड टाइम में देखते ही आपको वो चीज़ बहुत हलवा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो टेंशन मतलब बिल्कुल, भरोसा रखो यार मेरे पे, है ना, मैं पूरा का पूरा समझा के जाऊँगा। यहाँ तक समझ में आया ना आपको, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आगे भी पक्का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। हाँ भाई, तो इनके बाद अगर कोई भी घोष वर्ण आ जाए, ठीक है, तो जो क है वो बन जाएगा ग, च बन जाएगा ज, ट बन जाएगा ड, त बन जाएगा द, प बन जाएगा ब। रटना नहीं है। देखो क के बाद तीसरा कौन सा आता है, पहला क्या है क, दूसरा क्या है ख, तीसरा क्या है ग। तो क का तीसरा क्या है ग है, वैसे ही च का तीसरा क्या होता है च छ ज, फिर ट ठ ड, त थ द, प फ ब, ठीक है। तो ये तीसरा वर्ण है, इसका कौन सा है, थर्ड वाला है, टेंशन मत लो ना, इनका तीसरा हो जाएगा कब, जब इनके पीछे कोई भी घोष वर्ण आ जाए। अब सर घोष वर्ण होता क्या है यार, हमको वो तो बताओ, है ना, कोई टेंशन की बात। देखो क च ट त प, इनके पीछे अगर कौन सा आ जाए, सघोष या घोष, दोनों एक होता है, सघोष घोष दोनों एक होता है, अघोष दो अलग होता है, ठीक है ना। तो सघोष वर्ण क्या होता है, देखो जो हमारे सारे स्वर हैं वो सारे क्या है, सघोष हैं, वो सारे क्या है, सघोष, यानी अ से लेके अंग तक ये हमारे सारे क्या है, सघोष है। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से हैं? देखो अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, देख जैसे अगर आप लिखोगे ना ABCD यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ यस भाई, जैसे आपने लिखा क ख ग घ ड, ठीक है ना। तो ये 3 4 का मतलब क्या है, तो देखो वैसे सघोष और, देखो यहाँ पे चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, सघोष क्या होता है, ठीक है ना, सघोष और अघोष दो दो तरह के वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो सघोष में क्या आता है, देखो सारे के सारे स्वर, स्वर का मतलब क्या है भाई, अ से लेकर अहाँ तक, ठीक है, ये सारे क्या है अपने सघोष वर्ण हैं, ठीक है। और क्या आता है सघोष के अंदर, और आता है अपना तीसरा चौथा और पांचवा, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। मतलब जो है ना ये जैसे क ख ग घ ड च च ज ज न ट ठ ड ढ न, पूरी बाराखड़ी जो है, बाराखड़ी का जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला है, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला ये भी क्या होते हैं, अपने सघोष होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और क्या होता है ऐसा सघोष, देखो और क्या होता है सघोष बताता हूँ, ठीक है ना। तो सघोष में ये भी आ गए। फिर अच्छा इसका मतलब जो हमारा इसका जो पहला और दूसरा है ना, कौन सा भाई, पहला और दूसरा, ये दोनों क्या है, अघोष है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ पिंक कलर, ठीक है ना, अघोष, ठीक है। और हमारा जो ये वाले सारे ये क्या है, अपने सघोष हैं, ठीक है। यानी हमारा जो पहला और दूसरा होता है वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है ना, इतना याद रखो आप अभी के लिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पे 3 4 5, और इसके अलावा य र ल व, यहाँ पे कॉमा है बीच में, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई।
इसके अलावा कौन होता है? य, र, ल, व और ह, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे सॉरी श, श और स, ये तीनों, और ये इसका पहला और दूसरा, ठीक है ना। पहले दूसरे में क्या आ जाएंगे? देखो यहाँ पे आ जाएंगे क, ख, फिर च, छ, फिर अपने ट, ठ, त, थ और प और फ, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? अघोष के अंदर आ जाएंगे। और और श भी क्या आ जाएगा? तीनों स क्या आ जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यर अलावा और ह क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए ना। जिसको आता है उसको मेरी तरफ से सॉरी कि भाई आपको फालतू टाइम वेस्ट किया, और जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लो फिर से, है ना, रिवाइज कर लो इसको, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अलावा ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसका जो कंटेंट है वो मैंने ऐसे ही लिया नहीं है ना। मैंने 2 से 3 कोचिंग के जो अलग अलग जो वीडियोस थे, ठीक है, उनको देख के कम से कम मैंने इस एक वीडियो को बनाने के लिए मैंने कम से कम आई थिंक 15 घंटे का कंटेंट, 15 से 20 घंटे का कंटेंट देखा है मैंने। और उसके बाद मैंने खुद मेरे 2 से 3 अलग अलग कोचिंग के नोट्स बनाए मैंने, और फिर उन कोचिंग के नोट्स को मैंने कंपाइल करके ये नोट्स बनाए हैं। तो आई थिंक यार थोड़ा सा मेरे पे अगर भरोसा कर सकते हो तो इतना भरोसा कर लेना कि इससे बाहर कहीं के पे कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कर रहे हो तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, है ना। और अगर कुछ आ गया तो वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जिसने भी जो पढ़ा है वो सब यही पढ़ा है, इसके अलावा और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो थोड़ा सा मेरे भरोसा कर सकते हो, ठीक है भाई। मेरे को बताया आप फर्स्ट या सेकंड टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे ना, इससे पहले आपने वीडियो देखे नहीं होंगे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग मैंने अभी किया है ना। तो अपन देखेंगे आराम से, ठीक है। चलो भाई। और देखो यार, कुछ भी आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए वीडियो के अंदर, कि भाई आप थोड़ा अपना एक्सेंट चेंज करो या फिर थोड़ी इंग्लिश कम बोलो, है ना। या देखो थोड़ा मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, थोड़ी से इंग्लिश वर्ड्स निकलते हैं, तो यार प्लीज़, है ना, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वो लेना मत, लोड मत लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं हिंदी आपसे अच्छे से पढ़ा दूँगा, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्या है, मेरा जो है वो उठना बैठना है वो थोड़े इंग्लिश वाले लोगों के साथ है, इसीलिए थोड़ा ये हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ कर देना मेरे को, है ना। और दोस्तों देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ आपको दिखती है या कुछ भी आपको लगता है कि मेरे को कुछ बेस्ट करना चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले बहुत ही कम शब्दों के अंदर। देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट बस एक ही है कि हमें, देखो हम क्या देखते हैं कि भाई जो कोर्स है ना, जैसे मैराथन वीडियो आ गया तो उसके अंदर पूरा सिलेबस होता नहीं है, ठीक है। और जो लेक्चर्स होते हैं सारे कोचिंग के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनके लिए अपने को 5-5-10 हज़ार के पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपको कम से कम समय में पूरा का पूरा कंटेंट दे दूं, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाओ, और आपको वीडियो देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाए, और आपको ऐसा फील हो कि जैसे मैंने ही आज से लिखा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस फॉर्म में भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं वो पीपीटी से पढ़ाने वाला बंदा नहीं कि पीपीटी लाई और वो पढ़ा दिया, वो फिर मज़ा नहीं आता उसमें ना, हैंड एंड होता है, ठीक है। इसीलिए यार आराम से देखो, और थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो बनाए रखना अपना, ठीक है। सपोर्ट देखो, मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि आप लोग वीडियो देखो, बस अपना वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, और आप अब इस वीडियो का पूरा उपयोग अपने एग्ज़ाम के लिए करो। इससे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपका, है ना। बस आपको सब्सक्राइब लाइक करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करना, शेयर करना है करना, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पड़ी उसके लिए। मेरा गोल बस एक ही है कि आपको अच्छा कंटेंट बहुत ही कम टाइम के अंदर मिल पाए, बस ये मेरा लक्ष्य है। क्योंकि यार जब मैं इस प्रिपरेशन के दौर में था तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, है ना। क्योंकि यार अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है, और अच्छा कंटेंट मिल जाए तो वो फिर होते हैं 20-20 लेक्चर होते हैं। अब यार एक सब्जेक्ट के लिए अगर हम 20 लेक्चर लेंगे तो हमारे पास तो 10 सब्जेक्ट हैं, अब कितने लेक्चर देखेंगे, है ना। इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास में, मुश्किल से भाई 1 से 2-3-4 महीने होते हैं मेरे पास तैयारी के, है ना। अब 3-4 महीने में हमको कवर भी करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, टेस्ट देने हैं, तो कितना करेगा बंदा भाई, ठीक है ना। और सच्ची बोल रहा हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट को एग्ज़ाम को निकालने के लिए कोई साल लगते नहीं है। अगर आपने मेहनत से 4 महीने दे दिया ना तैयारी को अच्छे से, जीरो से आप स्टार्ट करो, फिर भी आप अगर आपने 4 महीने दे दिए अच्छे से, तो मैं बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। लेकिन बस आपको कंसिस्टेंट चाहिए और कंटेंट सही चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप पूरी एक जो नोटबुक है वो पूरी हिंदी की पढ़ रहे हो, फिर तो आपका सिलेक्शन हो से रहा, क्योंकि उस नोटबुक को रिवाइज आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, ज़्यादा थोड़ा भाषण हो गया मेरा, है ना, सॉरी गाइस, थोड़ा क्या बोलता ज़्यादा हूँ मैं, है ना। चलो भाई देखते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल क्या है, तो देखो मैंने क्या बोला, क, च, ट, त और प। अगर इसके बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, अब देखो सघोष के अंदर ये पांचवा जो है वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। पांचवा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पांचवा जो है ना ये सघोष वर्ण का, यानी पांचवा कौन सा, देखो जैसे ग, घ और ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क और ख क्या है, पहला दूसरा है,
ठीक है, और ग और ड क्या है, तीसरा चौथा और पाँचवा है, तो यहाँ पे ये पाँचवें को काउंट नहीं कर रहा, ध्यान रखना है। तो सगोश वर्ण में कौन सा, तीसरा चौथा, तीसरा जैसे ग ग और नीचे वाले जो भी हैं अपने, ठीक है ना, ज झ, ठीक है, द ध, ठीक है, फ प फ, ये देखो लिख लिख गया सारा, ये वाले सारे, ठीक है ना। तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, इसके अलावा जो बचे हुए वो, ठीक है ना, यहाँ पे हाँ देख लेना, आप देख लेना इसका आपके साथ, थोड़ा सा समझ तो आप भी है ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक प्लस इश। अब देखो आप देख रहे हो वाक, यहाँ पे क्या है क और यहाँ पे क्या है ई। अच्छा, इसको व्यंजन संधि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आधा क है, आधा क का मतलब क्या है, इसके पीछे अ तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका जो लास्ट वाला वर्ण है वो क्या है अपना, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, और इसके ये पीछे वाला क्या है, स्वर है। और हमने क्या देखा, अगर स्वर व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। अगर दोनों स्वर हो तो ही स्वर संधि होती है, ठीक है ना। तो क्यों, देखो यहाँ पे क आधा है इसीलिए, अगर यहाँ पे क पूरा होता तो यहाँ पे स्वर संधि होती, क्योंकि अगर क पूरा होता इसका मतलब इसके पीछे क्या अ है और यहाँ पे ई है, तो ये क्या होता, स्वर संधि होती। लेकिन यहाँ पे क्या आधा क है, और अगर यहाँ पे आधा क है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आधा का मतलब क्या है, व्यंजन, और ई क्या है, स्वर, तो व्यंजन और स्वर, तो ये क्या हो जाएगी अपनी व्यंजन संधि हो जाएगी। देखो वा क प्लस इश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, क और ई। अब आपने क्या देखा कि अगर क के पीछे कोई भी क्या हो, स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा हो, या फिर य र ल व और ह, इन सब में से कोई हो, तो क्या होगा, जो क हो जाएगा ना, क वो क हो जाएगा ग के अंदर, यानी क क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो क था वो क्या बन गया, ग बन गया। तो देखो क्या हो गया, वाक इश क्या होना चाहिए, वाकिश होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, वागिश हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क के पीछे अपना जो है वो घोष वर्ण है, सघोष वर्ण है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ग बन गया। वैसे देखो वाक प्लस दान, तो यहाँ पे क्या बन गया, वागदान। इसको सही करता हूँ मैं, वागदान, ठीक है ना, वागदान, ठीक है। फिर बात करें अप प्लस ज, ठीक है। तो अप प्लस ज, देखो यहाँ पे क्या प है, तो हमने क्या देखा है भाई, प, अगर प के पीछे भी क्या हो, सघोष वर्ण हो, ज क्या है, सघोष वर्ण है, ज कैसे सघोष है, देखो च छ और ज क्या है, तीसरा है, ज तीसरे नंबर बता, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया सघोष। तो अ प ज, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प क्या बन जाएगा, तो प बन जाएगा हमारा तीसरा, तो प फ और ब, तो प क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो अ ब ज, ठीक है, अबज, ये आधा ब है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, अ ब और ज, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे चित्त प्लस रूप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त है, तो हमने देखा त के बाद में ये क्या है, सघोष वर्ण है, तो देखो त के बाद अगर सघोष वर्ण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त के बाद थ और ये द में बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ची द हो गया ना, ची तक की जगह होगा चिद रूप हो गया, ठीक है। वैसे ही दिग प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर हो गया, क बन गया ग में, और दिग्दर्शन में क्या हो गया, दिग्दर्शन हो गया, यानी क जो है वो ग में परिवर्तित हो गया है। अच्छा, जो हमने यहाँ पे छोड़ा था पांचवा वर्ण, अब देखो इसके, अब देखते हैं पांचवा वर्ण का क्या हुआ है ना। तो देखो ये देखो सेम टू सेम है, दोनों रूल नंबर 1 और 2 सेम टू सेम है, बस फर्क क्या है वो देख लो एक बार है ना। अगर क ख ग गड़ के बीच में कोई भी सघोष वर्ण हो पांचवे को छोड़ के, तब तो वो बन जाएगा तीसरे के अंदर, यानी क बन जाएगा तीसरा, कौन सा है, क का थर्ड कौन सा होता है, ग, च का थर्ड कौन सा होता है, ज, वो बन जाएगा। लेकिन अगर इनके पीछे कोई भी पांचवा वर्ण है, ठीक है ना, जैसे मान लो क के पीछे आ गया ड, या फिर आ गया न, या फिर आ गया न, या फिर आ गया न, या फिर आ गया म, ये क्या है, पंचम वर्ण होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर इनके पीछे ये आ गया तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा पंचम, यानी क का पांचवा क्या होता है, ड होता है, च का पांचवा क्या होता है, न होता है, ट का पांचवा क्या होता है, न होता है, ठीक है। त का क्या होता है, न, और प का क्या होता है, म, ठीक है। तो ये आपको पता होना, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पे क्या त है, लेकिन त के पीछे क्या न है, और हमारा जो न है वो क्या है, पंचम वर्ण है, न हमारा क्या है, पंचम वर्ण। तो कौन से पंचम वर्ण है अपने, ड, न, न, न और म, ये सारे अपने क्या है, पंचम वर्ण है। देखो यहाँ पे क्या नाथ, ठीक है ना, तो ये पंचम वर्ण हुआ नाथ, ठीक है, पंचम वर्ण हुआ नाथ। तो देखो यहाँ पे भी ये त भी क्या हो जाएगा, तभी पंचम, अपना त का पंचम क्या होता है, न होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, न बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ज ग आधा न और नाथ, तो देखो ज ग आधा न और नाथ, तो जगन्नाथ, ठीक है। फिर क है, अब क के पीछे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया अपना म आ गया, ये क्या है, मय, ठीक है। तो यहाँ पे म भी क्या है, पंचम वर्ण है, तो अगर हमारा म पंचम वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, क बन जाएगा पांचवे के अंदर, क का पांचवा क्या होता है, ड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाड़मय, तो वाड़म्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाड़म्य, तो वाक प्लस मैं क्या होता है, वाड़म्य, तो क क्या हो जाएगा, क बन जाएगा ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे त क्या बन गया, आधा न बन गया, ठीक है। फिर बात करें चित्त,
चित्तमय, ये पे यहाँ पे क्या है भाई, चित्तमय, ठीक है ना। तो चित्तमय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा त जो है। अब देखो यहाँ पे म वापस क्या है, पंचम वर्ण है, तो अगर पंचम वर्ण तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म, यहाँ पे त का बन जाएगा अपने न। देखो यहाँ पे क्या बन गया, त का बन गया अपने न, तो ये क्या हो जाएगा उन्नयन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, त का क्या बन जाएगा न, तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्मय, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड बोलता है कि अगर कहीं पे पीछे द हो, जैसे यहाँ पे द है ना, द है, तो अगर किसी के पीछे द हो, किसी के पीछे अगर क्या हो द हो, ठीक है, और द के पीछे क या ख, त या थ, प फ स, ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा प्लीज़, है तो ये रट लेना भैया ना। तो अगर द के पीछे इनमें से कोई आ रहा है तो द जो है वो क्या हो जाएगा, त के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे उद प्लस पल, क्या है उद प्लस पल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बन जाएगा त बन जाएगा, तो यह क्या हो गया उत्पल हो गया, ठीक है ना। होना चाहिए उदपल, लेकिन क्या हो गया उत्पल हो गया। वैसे ही उद प्लस खनन, तो यहाँ पे ख, तो ये क्या हो जाएगा उत्खनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्खनन हो जाएगा, ठीक है। संसद प्लस 17, देखो यहाँ पे क्या है स आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संसद, संसद 17, ठीक है। और यहाँ पे तत्काल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तत्काल हो जाएगा, ठीक है, द बन जाएगा त में, ठीक है। फिर बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर आप म के पीछे कोई भी वर्ण ले रहे हो, ठीक है, लेकिन वर्ण में क्या पाँचवा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पाँचवा बताया मैंने आपको कौन सा है पाँचवा, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है पाँचवा। तो कोई भी वर्ण ले रहे हो आप, लेकिन पाँचवा म के पीछे नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आप, तो म जो म है वो क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार मतलब बिंदी होती है ना ऊपर, उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे अपन लिखते हैं संविधान, तो क्या बोलते हैं संविधान, ये देखो बिंदी लगी ऊपर। फिर संजय, ठीक है, चिरंजीवी, तो ये सारे वर्ड से तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो सम प्लस विधान, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये संविधान, यानी ये म क्या हो गया बिंदी बन गया। फिर सम प्लस जय, तो क्या हो जाएगा संजय। फिर यहाँ पे चिरम प्लस जीव क्या हो जाएगा चिरमजीवी, ठीक है, या चिरमजीव हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, और देखो यहाँ पे आते ही आपका संधि हो जाएगी पूरी, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, देखो सम उपसर्ग के साथ अगर कर धातु से बने शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग और कर धातु के बीच स का आगमन होता है। देखो उपसर्ग क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई नाथ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आगे जोड़ दूँ अ, तो ये क्या हो जाएगा अ प्लस नाथ, तो यहाँ पे क्या हो गया अनाथ, अनाथ, ठीक है। देखो आप देख रहे हो ना अनाथ बन गया। तो देखो पहले था नाथ, और जैसे ही आपने न क्या कुछ जोड़ा तो क्या बन गया, ये इसका अर्थ ही चेंज, इसका उल्टा बन गया ना ये पूरा। तो अगर किसी के आगे आप कुछ जोड़ रहे हो और उसका अर्थ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो आगे लगकर किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें सम उपसर्ग के साथ में अगर कर धातु से बने कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो सम होता है ना सम, तो सम कुछ नहीं, चलो यहाँ पे देख लो सिंपल है ना, कुछ नहीं है। देखो अगर जैसे मान लो आप सम है, ठीक है ना, अगर सम है, सम के पीछे क आ जाए, क्या आ जाए क, तो जो सम है वो बन जाएगा सम्स। क्या बन जाएगा सम्स। देखो यहाँ पे स ऊपर आ गया म और आधा स और आ गया, ठीक है ना। तो जैसे इसके पीछे अगर क आ गया तो यहाँ पे क्या होगा आधा स आ जाएगा, और जो आधा म है वो क्या बन जाएगी ऊपर अनुस्वार या बिंदी बन जाएगी, ठीक है, कॉमा बन जाएगी, बिंदी बन जाएगी, आप जो बोलो इसको, ठीक है। जैसे देखो सम प्लस कार, तो मैंने क्या बोला सम जो है वो क्या बन जाएगा संस बन जाएगा। देखो यहाँ क्या बन गया संस्कार। सम क आ गया पीछे तो क्या हो गया संस्कृत। सम के पीछे वापस क आया तो क्या हो गया संस्कृति। सम के पीछे क आया तो वापस क्या बन जाएगा संस्करण। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर बात करें परि और कर। अब देखो जैसे यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे था कि भाई सम के पीछे क आ जाए, अब है कि भाई क के आगे क्या आ जाए परि, यानी या फिर बोले कि भाई परी के बाद क आ जाए तो परी के साथ क्या आ जाएगा आधा स आ जाएगा, क्या आ जाएगा आधा स आ जाएगा। जैसे देखो परी प्लस कार, ये का आ गया तो परी के साथ का आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा स जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया परिष्कार। परिकृत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा परिसकृत, आधा स जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परी के साथ क्या है क है, और तो क्या होता है आधा स जुड़ जाता है। परी प्लस कृति तो क्या हो जाएगा परिष्कृति, ठीक है, और परी प्लस करण तो क्या हो जाएगा परिष्करण। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये था अपना रूल नंबर 5। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है अहन के पीछे अगर र है, देखो जैसे यहाँ पे अहन और इसके पीछे र वाले शब्द हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अहो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहो। तो अहन का क्या हो जाएगा अहो हो जाएगा। जैसे देखो अहन प्लस रात्रि, तो यहाँ पे क्या होगा अहो रात्र, ठीक है ना, रात्रि का रात्र हो जाएगा, ध्यान रखना भैया ना। और यहाँ पे देखो मात्रा ठीक नहीं लिखी, देखो यहाँ पे ओ की मात्रा
आ गई, न हट गया और ओ की मात्रा आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अहन प्लस रत्न, तो यहाँ पे क्या हो गया, अहो रत्न, अहो रत्न, ठीक है। इसके अलावा है, अब मान लो यहाँ पे अहन के साथ अगर र आया तो क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा। लेकिन मान लो अहन के साथ र के अलावा कुछ और आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अहर, क्या हो जाएगा, अहर, ठीक है। जैसे अहन प्लस निशा, यहाँ पे नी तो र नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहर निशा, क्या हो जाएगा, अहर निशा, यानी अहन बन जाएगा अहर, और यहाँ पे क्या बन रहा था, अहर जो है वो अहो बन रहा था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा ये छोटे मोटे रूल है, आपको एक दो बार में याद हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है ना, इतने सारे रूल हैं, मेरे को भी लगा था फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ईजी बिजी है यार, इसी कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसीलिए अच्छे से इसको कर लो, है ना। चलो बात करते हैं हम नियम नंबर 7 की। देखो यहाँ पे क्या है, श के साथ में क्या है, अगर त और थ। अब देखो अगर श के साथ में त आ गया तो वो क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा, यानी त जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर थ के साथ में श आ गया तो वो क्या हो जाएगा, थ जो हो जाएगा वो ठ हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे युधि प्लस स्थिर, तो यहाँ पे क्या बन गया, युधिष्ठिर बन गया। जैसे देखो यहाँ पे स जो है वो तो बन गया श, और जो थ था वो क्या बन गया, अपना ठ बन गया, है ना। थ क्या बन गया, ठ। अभिषेक, देखो अभी प्लस शेख, तो यहाँ पे भी स क्या बन गया, शे बन गया। फिर यहाँ पे बोले तो प्रतिष्ठा की बात करें, ठीक है। देखो प्रति प्लस स्था, तो देखो यहाँ पे जो स था वो बन गया श, और था बन गया ठा। तो याद रखना है कि प्रति प्लस स्थान, तो ये क्या बन गया, प्रतिष्ठान, ठीक है। प्रति प्लस स्थित, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिष्ठित, ठीक है। और यहाँ पे देखो निषाद, कैसे देखो नी प्लस साद, तो ये क्या बन गया, निषाद, ठीक है। और वी प्लस साद क्या बन गया, विषाद, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें नियम नंबर 8, 2 नियम और रहे हैं बस, उसके बाद फिनिश है ये। अब देखो स्वर के साथ में अगर छ आ जाए पीछे, जैसे देखो कोई भी स्वर वगैरह कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसके पीछे क्या है, ई है, ठीक है। इसके पीछे क्या है, ऊ है। इसके पीछे क्या है, री है। इसके पीछे क्या है, ई है। तो अगर ई, ये सारे क्या स्वर हैं, तो अगर स्वर के पीछे क्या आ जाए, छ आ जाए, छ छ छ छ, तो वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आधा छ और जुड़ जाएगा। जैसे देखो ती प्लस छेद, तो ये सॉरी ये क्या है, वी है ना, वी प्लस छेद, क्या हो गया, वी प्लस छेद, तो यहाँ पे क्या हो गया, विच्छेद, ये आधा छ आ गया बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वर है पीछे, देखो इसके पीछे सारे स्वर है, इसके पीछे ई है, इसके पीछे क्या ऊ है, इसके पीछे री है, इसके पीछे ई है। तो याद रखना ये सारे क्या स्वर है। तो स्वर के साथ में अगर छ आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा छ आ जाएगा, ठीक है। तो विच्छेद। अनु प्लस छेद क्या हो गया, अनुच्छेद। मात्र प्लस छाया क्या हो गया, मात्र छाया, ठीक है। देवी प्लस छत्र क्या हो गया, देवी छत्र, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें नियम नंबर 9 की, तो देखो यहाँ पे क्या है, री र या श के साथ में अगर न आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। जैसे देखो राम प्लस अयण, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये बन जाएगा रामायण। देखो न जो है वो बन गया न में। अक्षः प्लस उहिणी, तो यहाँ पे क्या हो गया, अक्षोहिणी, देखो न हो गया न में। री प्लस न, तो ये क्या हो गया, री न, ठीक है। प्र प्लस न, तो ये क्या हो गया, प्रण। फिर प्र प्लस आन, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राण। परि प्लस नाम, ये क्या हो गया, परिणाम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर बात करें नियम नंबर 10 की। देखो संधि के पद में द्वित वर्ण आए तो वहाँ पर संधि करते समय पहले आधे वर्ण को त या द में बदल देंगे। देखो यहाँ पे अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं ना, तो ये सिंपल यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान लो देखो 2 बार आ, जैसे यहाँ पे आधा कोई वर्ड आ जाए ना, तो क्या कर लेंगे, उसको बदल देंगे द में, क्या बदल देंगे, द या त में। जैसे देखो यहाँ पे क्या उज्ज्वल, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है ना, उज्ज्वल है यहाँ पे सिर्फ क्या है, ऊ है, ठीक है ना, और नहीं ये ऊ है। तो अगर बात करें उज्ज्वल की, देखो तो ऊ ज 2 ज है यहाँ पे, यानी आधा ज है, तो ये आधा ज क्या हो जाएगा, द बच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उद प्लस ज्वल, ठीक है ना। तो उज बन गया उद, और ज्वल बन गया ज्वल। यहाँ पे ना देखो त और द बोला इसने, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ल है, तो ये क्या, ल का क्या, उल का क्या बन गया, उद बन गया, और लेख का बन गया लेख। फिर उड़ी ल, तो उड़ी ल का क्या बन गया, उड़ीत बन गया, ठीक है। और यहाँ पे लेख का लेख। उल्लंघन में क्या, उल का बन गया उद, और लंघन का क्या बन गया, लंघन, ठीक है। फिर बट्टी का के अंदर क्या, बट का बन गया, क्या बन गया, बट, ठीक है। और टीका का क्या बन गया, टीका, ठीक है। ये ब है, थोड़ा सा ही करना, एग्जाम्पल चलता है, ठीक है, थोड़ी गलती चलती है, सॉरी है ना। फिर मट्टिका में क्या हो गया, मठ, और फिर टीका। वैसे ही यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट है फाइनल रूल क्या, 11वां, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई
रूल का टेंशन मत लो, ये लास्ट वाले जो 4-5 रूल है वो याद नहीं होंगे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाले 2-3 रूल जो है 3-4 रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी आप एक दो बार देखोगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन एक कंडीशन ये है कि देखो, आप थोड़ा सा अपने पढ़ने का तरीका आपका अगर सही है तो सही देखो, बाकी आपको लगता है कि देखो जैसे मेरी बात करो तो स्टार्टिंग में मैंने कैसे पढ़ता था, मैंने सिर्फ नोट्स खोले अपने और उसको बस पढ़ रहा हूँ और रिवाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये सबसे घटिया तरीका रिवाइज़ करने का है ना। रिवाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखना। जैसे मान लो इस वीडियो को आप रिवीजन के लिए भी देख रहे हो ना, या फिर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो जब अगर फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से इस वीडियो से पढ़ रहे हैं ना, तो साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको आपके 2 से 3 घंटे या 3-4 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता चलेगा ही नहीं, और आप वीडियो से बोर भी नहीं होंगे और आपके जो नोट्स है वो भी साथ साथ तैयार हो जाएंगे। और जब आप नोट्स लिख के और लेक्चर ख़त्म करके बैठोगे ना तो आपको फील होगा कि भाई मैंने कुछ करा है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो बैठे बैठे, तो आप गारंटी बोल रहा हूँ कि आप 20 मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट, उससे ज़्यादा आप लेक्चर देख ही नहीं पाओगे और आप उसको बोर होकर बंद कर लोगे और फिर आप वही रोना रोगे कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सिंपल सा बहाना क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन मन कैसे होगा यार, आपका पढ़ने का तरीका जब गलत है। आप अगर बिना लिखे पढ़ रहे हो तो आपका मन लगने वाला नहीं है, आपको बोरियत फील होगी। इसलिए बोल रहा हूँ जब भी आप रिवीजन करो ना तब भी आप क्या करो, एक शीट लेके बैठो, साथ में वाइट पेज, खाली वाइट पेज लेके बैठो, जिसमें क्या करो आप जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो आपने एक पेज पढ़ा तो उसको ट्राई करो कि जो पेज का चौथा भाग है उसके अंदर आप उसको लिख पाओ। वैसे ही 4 पेज पढ़ने के बाद में आपका 1 पेज बनना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और 8 पेज पढ़ने के बाद में आपके जो पूरी शीट है वो बननी चाहिए ना 2 पेज वाली। 4 पेज का कंटेंट आगे लिखो और 4 पेज का पीछे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आपने 8 पेज का रिवीजन भी कर लिया और आपके 8 पेज के वापस शॉर्ट नोट्स बन गए हैं ना। अब जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको 8 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वो जो एक शीट है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसमें आपका सारा का सारा मटेरियल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका एग्जाम टाइम में रिवीजन भी ईजी हो जाएगा और आप पढ़ते टाइम बोर भी नहीं होंगे। तो मैं आपको एक ही तरीका बोल रहा हूँ पढ़ाई में मन लगाने का और पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने का, एक ही तरीका है कि आप लिखो। लेक्चर देख रहे हो तो भी लिखो, रिवीजन कर रहे हो तो भी लिखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटाला रिवीजन में आता है अपने को, और जो याद होता नहीं है ना, अपन थोड़ा बहुत याद करते हैं लेकिन होता नहीं याद। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बना दो। अगर आपके पास मान लो 30 पेज के नोट्स हैं तो मैं बोल रहा हूँ उस 30 पेज को आप 5 से 6 पेज में शॉर्ट नोट्स उसके बना लो, और मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते ही आपको 70 से 80% चीज़ें याद हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा वो अलग, और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टॉप पे होगा वो अलग, ठीक है। तो एक बार जो मेरा तरीका है वो आप ट्राई करके देखो, फिर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और वैसे जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये संधि, तो इसका भी मैं आपको ना एकदम शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। जो मैंने बोला ना कि भाई 4 पेज को आप 1 पेज के अंदर करो, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है भाई। तो त और द के पीछे अगर अपना क्या जुड़ जाए, थोड़ी मेरी पेंसिल भी डिस्चार्ज हो रही है भी, है ना। चलो भाई, तो त और द के पीछे अगर जुड़ जाए श, तो ये क्या हो जाए, त और द बन जाते हैं छ, और स बन जाता है छ। जैसे देखो उद श्वास, तो ये क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। उद शिष्ट क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आप देख लेना। तो इस तरह से हमने जो बस ये संधि का लास्ट पार्ट है और फिर संधि अपनी खत्म। देखो यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। देखो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सी बात, कुछ नहीं। जैसे आपने देखो मन, अब मन में ये क्या पीछे है ना 2 डॉट, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन और पीछे विसर्ग, तो मन प्लस विकार क्या हो गया, मनोविकार। देखो यहाँ पे ये जो है क्या बन गया, ओ की मात्रा बन गया ना, उसी को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा नियम नहीं है, सिर्फ 4-5 नियम है ना, देख लो आप, ठीक है। 6-7 नियम है यहाँ पे, ठीक है ना। देख लो क्या ये नियम है। अगर अ और आ के पीछे विसर्ग है और पीछे क्या आ गया, अघोष वर्ण। अब मैंने बता दिया आपको अघोष क्या है, घोष क्या है, पहले बता दिया, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, और इसके साथ में स, श और श, ये तीनों श और पहला और दूसरा, ये सारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है ना। अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है वो र बन जाएगा, यानी जो ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, आपका र बन जाएगा। जैसे को आशी प्लस वाद, तो यहाँ पे क्या हो गया, आशीर्वाद, ठीक है। यजु प्लस वेद क्या हो गया, यजुर्वेद। धनु प्लस वेद क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया र, तो धनुर्वेद, ठीक है। आयु प्लस वेद क्या बन गया, आयुर्वेद। नी प्लस गुण क्या बन गया, निर्गुण, ठीक है। वैसे ही अ और आ के बीच में अगर क, ख, प या फ है तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो मन प्लस कामना क्या हो जाएगा, मन कामना। मनोकामना नहीं होगा, मन कामना होगा, ठीक है ना। प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल।
अंत प्लस खंड क्या हो जाएगा, अंतखंड। और मन प्लस कल्प क्या हो जाएगा, मनखंड। क्यों, ये देखो यहाँ पे क ख प फ, देखो क ख और क, इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। फिर अ और आ के बीच में अगर क ख प फ है, चलो इसको छोड़वा ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। हाँ ये देखो ई और ऊ के पीछे अगर यहाँ पे अपना विसर्ग है, ठीक है, और इसके पीछे क्या है, क फ क ख प फ, थोड़ा क ख और प फ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जैसे कि देखो नी प्लस कपट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कपट, ठीक है। नी प्लस काम तो क्या हो जाएगा, निष्काम, ठीक है। नी प्लस कलंक क्या हो जाएगा, निष्कलंक। नी प्लस पाप क्या हो जाएगा, निष्पाप। दू प्लस कर्म क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। दू प्लस पाप क्या हो जाएगा, दुष्पाप। दू प्लस कलंक क्या हो जाएगा, दुष्कलंक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें लास्ट और सेकंड लास्ट रूल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्वर के साथ में अगर च छ श है तो क्या हो जाएगा, स्वर के साथ ये जो विसर्ग है वो बन जाएगा स। अगर स्वर के साथ में ट ठ या श है तो क्या बन जाएगा, वो श बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर त थ या म है तो वो क्या, सॉरी त थ या स है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल नी प्लस छ, छछ, तो देखो सॉरी यहाँ पे निच्छे, हाँ यह सॉरी है ना, यहाँ पे ये यह है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्वर क्या है, देखो यहाँ पे ई की मात्रा है, पीछे ई की मात्रा है ना भाई यहाँ पे नी के पीछे ई की मात्रा है कि नहीं है ना, ई छोटी की मात्रा है, पता है भाई, ई की मात्रा है। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया च, तो देखो ई की मात्रा और छ अगर मिल गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा श, देखो बन गया ना, ये विसर्ग क्या बन गया, विसर्ग बन गया स, देखो नी श च य, ठीक है। वैसे ही नी ये बन जाएगा श, तो क्या बन जाएगा, निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंता। फिर यहाँ पे देखो नी और यहाँ पे विसर्ग बन जाएगा श, तो क्या हो जाएगा, निःशुल्क, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निशांत, यहाँ पे क्या बन जाएगा, निशासन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, धनुष्कार, ठीक है ना। ये थोड़ा मैंने लिखा नहीं पूरा तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर निष्ठुर, ठीक है, यश शरीर, ठीक है ना, राम षष्ठी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस्सहाय, तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर लास्ट है फाइनल रूल जो है संधि का वो ये है, और इसके बाद अपना संधि होता है खत्म, ठीक है ना। अब बात करें, देखो यहाँ पे ई और ऊ के पीछे अगर विसर्ग है और उसके पीछे अगर र आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई या बड़ी या बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे देखो अगर ई प्लस र है तो क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा, और ऊ प्लस र है तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो नी प्लस रज, अब देखो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, ठीक है भाई, ये दिख रही है मात्रा आपको, तो इसका तो क्या है र, तो देखो यहाँ पे क्या है ई की मात्रा और यहाँ पे क्या है र, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। देखो यहाँ पे था छोटी की मात्रा और यहाँ पे क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा, तो नी प्लस रज क्या हो गया, नीरज। नी प्लस रव क्या हो गया, नीरव। नी प्लस रोग क्या हो गया, निरोग। दू प्लस रम्य क्या हो गया, दुरम्य। देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ और र क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। देखो यहाँ पे मात्रा उल्टी होगी ना, दू प्लस राज क्या हो जाएगा, दुराज। दू प्लस राजा क्या हो गया, दू राजा, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको और मेरे को दोनों को बधाई हो, क्योंकि हमने जो हमारी संधि थी उसको पूरा कर लिया है। एक बार फिर से आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ पूरा ना क्या क्या किया हमने। देखो यहाँ पे हमने शुरू किया, संधि क्या होती है, संधि के प्रकार देखे 3 होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। फिर स्वर संधि हमने पढ़ा, स्वर संधि क्या होता है, जिसमें स्वर और स्वर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वर संधि के 5 प्रकार थे। दीर्घ स्वर संधि, जिसमें क्या था, सेम जो लोग हैं वो मिल रहे थे और उनका जो बड़ा भाई है वो बन रहा था, ठीक है। और अगर बात करें हम यहाँ पे गुण स्वर संधि के, तो गुण में क्या था भाई, अ आ के साथ में क्या, ई ऊ और री मिल रहा था। और यहाँ पे क्या बन रहा था, ई से बन रहा था ए, ऊ से बन रहा था ओ, और री से बन रहा था अर। और यहाँ पे अगर गुण को थोड़ा आगे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है, अ आ के साथ में हम लोग देखो यहाँ पे ई ऊ री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आई ओ आउ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वृद्धि के अंदर आ गया। फिर यण के अंदर क्या आ गया, देखो तो हम अगर यण का उल्टा कर लेंगे, यानी इसको आगे और इसको पीछे भेज देंगे। देखो अगर जो गुण के उल्टे हैं, यानी ई और ई, ऊ और री को आगे रखेंगे और बाकी सब असमान स्वर पीछे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा य, ऊ बन जाएगा व, और री बन जाएगा र, ठीक है ना। अयादि की बात करें तो ये सेम वर्धी का उल्टा है। इसमें क्या हो जाएगा, ए आई ओ आउ, इन चारों को आगे लाओ और बाकी सबको पीछे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा अय, आई बन जाएगा आय, यू बन जाएगा अव, और आउ बन जाएगा आव, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने बात करी यहाँ पे कुछ अपवाद थे,
ठीक है। तो अपवाद को हमने एक बार देख लिया, ठीक है, यहाँ तक अपवाद सारे देख लिए। फिर हमने स्टार्ट किया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर और व्यंजन जुड़े तो भी व्यंजन होता है, व्यंजन व्यंजन जुड़े तो भी व्यंजन है, और व्यंजन और स्वर जुड़े तो भी व्यंजन होता है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा रूल देखे कई सारे ना, तो पहला रूल क्या देखा अपन ने कि भाई अगर इनके साथ में अगर कोई भी सघोष वर्ण जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनका जो तीसरा वर्ण है यहाँ पे वो बन जाएगा। जैसे क है वो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, छ बन जाएगा ज, ठीक है ना। कब, जब इनके साथ में क्या जुड़ जाए, सघोष वर्ण जुड़ जाए, ठीक है। फिर हमने रूल नंबर 2 देखा, जिसमें अपन क्या देखा भाई कि जो अपना जो क ख मतलब ये जो है जो भी फर्स्ट वाले वर्ड है ना, अगर इसके साथ में 5वां वर्ड जुड़ जाए, पंचम वर्ड क्या होता है, ड न ट न न म, ये सारे जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क जो है वो ड बन जाएगा। अगर क है, जैसे देखो क बन गया ड, त बन गया न, ठीक है, त बन गया यहाँ पे न, त बन गया अगेन न, ठीक है। कब, जब यहाँ पे क्या हो, पंचम वर्ण इनके साथ में आए। फिर थर्ड में अपने क्या पढ़ा कि अगर त के पीछे ये सब हो तो ये क्या, त क्या बन जाता है, त बन जाता है, सॉरी द क्या बन जाता है, त बन जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने कि भाई म के पीछे अगर कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वो म क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है अनुस्वार यानी बिंदी बन जाती है, ठीक है। जैसे से सम म बन गया बिंदी, तो संविधान, ठीक है, इस तरह से। फिर बात करें 5वें में हमने क्या देखा, तो देखो भाई स के पीछे, सम के पीछे अगर कार हो तो वो क्या बन जाता है, यानी सम के साथ में अगर क आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सम जो है वो बन जाता है सम्स बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, सम्स, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे तो परी के साथ अगर क आ जाए तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पे परी के साथ अगर क आ जाए तो क्या हो जाता है, ये स जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। फिर बात की हमने अहन, अहन के साथ में र जुड़ जाए तो क्या होता है, तो ये हो जाता है अहो हो जाता है, ठीक है। जैसे अहन रात्रि तो क्या हो जाएगा, अहो रात्रि हो जाता है, और यहाँ पे अहो रत्न हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे श के साथ में, अगर देखो यहाँ पे अगर त है तो वो बन जाएगा ट, और स जुड़ जाएगा साथ में, और थ बन जाएगा ठ। यहाँ पे एग्जाम्पल अपन सारे देख लिए। फिर बात करें स्वर के साथ में अगर छ हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा छ जो है वो जुड़ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे वी प्लस छेद था तो यहाँ पे क्या बन गया, विच्छेद बन गया, अनुच्छेद ये एक्स्ट्रा आ गया ना, छ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। फिर बात करें रूल नंबर 9 की, तो इसमें अपन ने क्या देखा, देखो री र या स के साथ में अगर न जुड़ा हुआ है पीछे तो वहाँ पे वो न क्या बन जाएगा, न। जैसे देखो परिणाम, क्या कहा भाई, परिणाम था ना, हाँ परिणाम, तो यहाँ पे क्या क्या परिणाम हो गया, ठीक है। प प्लस आन तो क्या हो गया, प्राण हो गया, ठीक है। प न तो क्या हो गया, प्रण हो गया। री प्लस न क्या हो गया, न हो गया, ठीक है। अक्षर प्लस आवणी क्या हो गया, अक्षराणी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट में है एक एक भाई द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या होता है कि भाई दो दो आगे, जैसे देखो ल ल ल ल ल ल, ठीक है, ट ट ट, ठीक है, और ये ज है। तो ऐसे अगर द्वित्व वर्ण है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको अगर आप तोड़ोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे उज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उद हो जाएगा, या फिर उत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या उल उल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उद होगा। वैसे यहाँ पे तड़िल नहीं होगा, तड़ित होगा, ठीक है, उल नहीं होगा, उद होगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट रूल क्या बोलता था कि त और द के साथ में अगर स जुड़ा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, त और द बन जाते हैं च, और स बन जाता है छ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, विसर्ग संधि। विसर्ग में कुछ नहीं है, सिंपल सा है भाई, अगर आ के पीछे विसर्ग हो, यानी अ या आ की मात्रा के पीछे विसर्ग हो और उसके पीछे सघोष वर्ण आ जाए, ठीक है ना, ये सारे क्या सघोष वर्ण है, एक बार देख लेना आप में लिख रखे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जैसे देखो मन प्लस हर क्या हो गया, मनोहर, ठीक है। वक्स प्लस जग क्या हो गया, वृक्षोज, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अगर अ और आ के साथ में, जैसे देखो यहाँ पे तो थे सघोष वर्ण जुड़े तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, लेकिन अगर अघोष वर्ण जुड़े तो क्या हो जाएगा, र बन जाएगा। जैसे देखो आशिक प्लस बाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि अ और आ तो यहाँ पे सेम ही, लेकिन यहाँ पे क्या है सघोष वर्ण, यहाँ पे क्या है अघोष वर्ण। अगर सघोष वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और अघोष वर्ण तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे देखो अगेन अ और आ के बीच में अगर क ख प फ आ गया तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम का सेम यहाँ पे विसर्ग बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो अ और आ के बीच में क, ये रूल नहीं है, ठीक है। ई और ऊ की बात करते हो, देखो ई और ऊ के पीछे अगर विसर्ग, यहाँ पे क्या बात की अपन ने, अ की बात की, तो अ के बाद में क्या आता है, ई ऊ आता है ना, तो बस वही बात करें अपन, तो ई ऊ आ गया, ठीक है ना। तो अगर इनके पीछे क फ सॉरी क ख प फ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी ये विसर्ग जो है वो बन जाएगा, आधा स बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो नी प्लस का पट तो क्या हो गया, निस का पट, क्योंकि यहाँ पे क है ना, इसीलिए यहाँ पे भी क है, क है, प है, क है, प है, क है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे आधा स एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना, सबके अंदर। फिर बात की अपन ने स्वर के बारे में। देखो स्वर में क्या था कि अगर स्वर, जैसे स्वर में क्या था, यहाँ पे ई की मात्रा है ना, इसे बोलते हैं स्वर। अगर इसके साथ में छ छ या श हो तो क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ट ठ या श हो तो क्या बन जाएगा, ये वाला श बन जाएगा। त थ या फिर नॉर्मल स हो तो क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल स बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर अपन ने देखा कि भाई ई और ऊ, देखो यहाँ पे भी अगन क्या है, ई और ऊ है, ठीक है ना। ई और ऊ के साथ में रहा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी और ऊ हो जाएगा, ठीक है ना।
जैसे देखो नी प्लस रज क्या हो गया, नीरज। देखो यहाँ पे मात्रा बड़ी होगी ना, यहाँ पे छोटी मात्रा थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमने ये वाला पूरा कर लिया है। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे वाले में पढ़ेंगे हम लोग समास के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक आपने संधि को अच्छे से कर लिया होगा और अब हम बढ़ते हैं समास की तरफ। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समास के बारे में। तो देखो जो हमारा समास है उसको हम पूरा ये एक पेज और इस 2 पेज के अंदर समास को पूरा कर लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग की तरफ, ठीक है ना। तो समास को फटाफट 10 से 20 मिनट में आराम से कर लेंगे। बस आप आराम से इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने संधि वाला पार्ट देखा नहीं तो पहले संधि वाला देख लो और उसके बाद वैसे अलग देखो तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन संधि को भी देख लो, इसको भी देख लो, है ना, सब देख लो साथ में, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समास होता क्या है ना, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। अब समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, ठीक है ना। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले वाला, उत्तर मतलब होता है बाद वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब देखो यहाँ पे यथा है वो पूर्व पद है और शक्ति है वो उत्तर पद है। जेब कतरा, तो जेब क्या है, पूर्व पद, और कतरा मतलब क्या है, उत्तर पद, ठीक है। पीता अंबर यानी पीत अंबर, तो पीत क्या है, पूर्व पद, और अंबर क्या है, उत्तर पद है। इस तरह से इसको बोलते हैं समास, ठीक है। तो यहाँ पे यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। जेब कतरे का मतलब क्या होता है, जेब को कतरने वाला। पीताम्बर मतलब होता है पीत है जो अंबर, और त्रिकाल का मतलब होता है 3 कालों का समूह। अब बात करें समास की, तो समास होते हैं टोटल 6 प्रकार के। कौन कौन सा है, पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व, और छठा है बहुव्रीहि, ठीक है। अब बात करें देखो तो सबसे बड़ा जो है वो है तत्पुरुष समास और उससे छोटा है वो है द्वंद्व समास, और बाकी ये तो छोटे मोटे 2-2 लाइन के हैं सिर्फ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस ये मेन चीज़ है, बाकी इसके अलावा तो ये तो शॉर्ट ही है ना। चलो तो पहले बात करते हैं अवयवी भाव की, ठीक है ना। देखो अवयवी भाव में क्या होता है, पूर्व पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें एक पद जो क्या होता है, अवयव होता है, और शब्दों की पुनरावृत्ति भी यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो डरना मत, 3 पॉइंट देखे है ना, मैं आपको जब वापस अब 2 मिनट बाद वापस आऊँगा, ठीक है ना, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वापस आऊँगा, टेंशन मत लो ना। तो ध्यान रखो कि अवयवी भाव में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। यानी पूर्व पद का प्रधान का मतलब होता है कि जो पूर्व पद है, सारा जो कंटेंट है वो पूर्व पद के अंदर है, यानी जो सारा का सारा जो मतलब है ना। जैसे कि भाई मान लो कि आपकी पूरी क्लास है, लेकिन क्लास के अंदर अपने को पता है कि भाई होशियार लोग तो बहुत कम होते हैं ना, तो वो क्या प्रधान होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्या है यहाँ पे, जैसे देखो यथा, तो यहाँ पे यथा मैन आ गया। जैसे आप देखो यथाशक्ति का मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, शक्ति है, ठीक है ना। ओके, फिर आभरण, आभरण में क्या है, भरण तक। तो देखो भरण और तक, तक तो क्या उत्तर पर तो क्या, ये तो नॉर्मल, लेकिन भरण मेन चीज़ है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। जैसे आभरण, फिर आजन्म, आजन्म क्या होता है, जन्म तक। आजानु बाहु मतलब क्या होता है, जानू से बाहु तक। आजानु मतलब क्या होता है, जानू तक, ठीक है ना। फिर 19 का मतलब क्या होता है, 20 में एक कम। अगर 20 में एक कम है तो उसे क्या बोलेंगे, 19। फिर एक होता है अपना हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ में, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाथों हाथ। और दिनों दिन, इसे क्या बोलते हैं, दिनों ही दिन में, ठीक है। तो ये अपने हो गए सारे अवयवी भाव समास के उदाहरण। ये अगर समझ में नहीं आया हो कोई टेंशन नहीं है, आगे वाले समझ में आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है ना, आगे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पहचान वैसे भी थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। आगे वाला देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हमने पहले में क्या देखा, पहले अवयवी भाव में देखा कि भाई कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद क्या है, प्रधान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। कहाँ पे, अवयवी भाव में। लेकिन सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड में इसका उल्टा है। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। उत्तर को दूसरा पद बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। और अवयवी भाव के अंदर क्या था, प्रथम पद जो था वो क्या था, प्रथम या पूर्व पद क्या था, प्रधान था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप समास वगैरह करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, विभक्ति चिन्ह आएगा, ठीक है ना। क्या होता है बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो कर्ता व संबोधक कारक को छोड़कर शेष तत्पुरुष के भेद हैं। देखो जैसे कि मेरे को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है वो 10th में हिंदी पढ़ी थी, और उसके बाद अभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की उस टाइम हिंदी पढ़ी, ठीक है ना। तो मेरे को 4 से 5 साल गैप पड़ गया था बीच में ना हिंदी पढ़े हुए, जब मैं 10th में लास्ट टाइम पढ़ी, उसके बाद कम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ी। फिर भी मेरे को कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर,
ठीक है। तो ये सब मेरे को 5 साल बाद भी वो चीज़ें याद थी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो अपन भूलते नहीं हैं। तो आपने ये ना कभी रटा ही होगा कि भाई कर्ता ने, तो देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ता और संबोधक नहीं है। तो कर्ता और संबोधक जो इसमें थे ना, उनको निकाल के बाकी सारे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या है, तत्पुरुष समास के पेद है। तो इसमें तत्पुरुष समास जो है वो कितने भाग में बांटा गया है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो कर्ता ने, तो कर्ता ने तो वाला है नहीं यहाँ पे ना, कर्ता ने फिर कर्म को करण से को के द्वारा बोलते हैं। ठीक है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, तो ये सारे इसके भेद हो जाएंगे। कितने भाई है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हमारे पहले की तरफ। तो पहला हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास। अब देखो कर्म में क्या होता है, अपन ने क्या बोला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। ठीक है, तो क्या है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, देखो पहला है ग्रामगत। तो ग्रामगत का मतलब क्या होता है, ग्राम को गत। तो जहाँ पे बीच में को आ रहा है वहाँ पे कौन सा होगा, कर्म समास होगा। ठीक है ना। फिर दिल तोड़ मतलब क्या होता है, दिल को तोड़ने वाला। ठीक है, कंठ फोड़ मतलब क्या होता है, कांठ को फोड़ने वाला। जेब कतरा क्या होता है, जेब को कतरने वाला। तो देखो आप देख रहे हो इन चारों के अंदर को आ रहा है ना, जहाँ पे को आएगा वहाँ पे कौन सा होगा, कर्म समास होगा। ठीक है, फिर करण, करण में क्या आता है, करण के अंदर आता है से या के द्वारा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा, या तो आएगा से या आएगा के द्वारा। जैसे है कबीर कृत, तो आइए यहाँ पे से है यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी कबीर के द्वारा कृत है, कौन, इसको काटो इसको कर लो एक बार, है ना, दोनों सेम ही है। तुलसी कृत का मतलब क्या होता है, तुलसी के द्वारा कृत। क्या है भाई, तुलसी के द्वारा। सॉरी यार, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी आ गई है ना, और थोड़ा ब्लर भी दिख रहा होगा आपको, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लो, है ना। जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है द्वारा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा वेटा, ठीक है, कृत। ठीक है ना, तो तुलसी कृत, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के द्वारा कृत। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज़ यार, मेरे लिए ना, भाई हो ना मैं आपका। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलसी कृत क्या होता है, तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा मतलब क्या होता है, करण। ठीक है, और अश्रुपूरित मतलब क्या होता है, अश्रु से पूरित। तो यहाँ पे क्या गया, से, तो से या के द्वारा वहाँ पे क्या होगा, करण पुरुष होगा। ठीक है ना, करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, फिर बात करें संप्रदान, तो क्या बढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो अगर के लिए आता है वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान। जैसे हवन सामग्री का मतलब क्या होता है, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, रसोई घर मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर। ठीक है, यज्ञशाला मतलब क्या होता है, यज्ञ के लिए शाला। बलि वेद का मतलब क्या होता है, वेद के लिए बलि। बलि पशु का मतलब क्या होता है, बलि के लिए पशु। तो ये सारे जहाँ पे के लिए, वहाँ पे क्या क्या जाएगा अपना, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर बात करते हैं अपादान की। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा हलवा है। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है ना। हिंदी तो एक ही वीडियो के अंदर अपन पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है ना, संधि को कवर कर लिया है, अब बात करेंगे अपन अपने उपसर्ग की, सॉरी समास की, फिर बात करेंगे उपसर्ग, फिर तत्पुरुष, और ये अपना हिंदी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। और आपके पटवारी के 11 क्वेश्चन, 11 तो मतलब विलोम शब्द वगैरह वो तो आपको कवर करने हैं आपको, है ना, विलोम शब्द पर्यायवाची वो आपको कवर करने पड़ेंगे, और मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे कवर करवाने का। ठीक है ना, चलो भाई, और बाकी आपका बहुत इच्छा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर व्याकरण तो आपके नहीं आने वाली, ये तो पक्की लिख के ले लो मेरे से, है ना। ठीक है, और इसमें लगभग मैंने एग्जाम्पल करे होंगे 100+। ठीक है ना, प्रत्येक के अंदर आपको 10 मतलब 5 से 10 एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, और ऐसे मैंने बहुत सारे करे, इसलिए आप एग्जाम्पल का टेंशन मत लो। आप अगर इस वीडियो को देखो तो 50 से 100 एग्जाम्पल आपके तो ऐसे ही हो जाएंगे देखते देखते। ठीक है ना, फिर क्या है अपादान। अपादान में क्या, देखो अपादान में होता है से पृथक। देखो से पृथक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है से, जैसे अलग करने वाला से, है ना, तो ये कौन सा है, अलग करने वाला से है। ठीक है, जैसे पद मुक्त का मतलब क्या होता है, पद से मुक्ति। पद च्युत मतलब क्या होता है, पद से च्युत। फिर पद भ्रष्ट मतलब क्या होता है, पद से मुक्त। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया ना, पद से भ्रष्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पद से भ्रष्ट। फिर सेवा निवृत्त का मतलब क्या होता है, सेवा से निवृत्त। पद भ्रष्ट मतलब क्या होता है, पद से भ्रष्ट। अच्छा ये वाला आई थिंक यहाँ पे आ गया। ठीक है, और चलो कोई नहीं, एडजस्ट करना दो। ठीक है, फिर देश निकाल मतलब क्या होता है, देश से निकाला। तो यहाँ पे जहाँ पे भी से दिख रहा है वहाँ पे क्या देगा, अपादान आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। फिर संबंध, अब संबंध में क्या है, का के की। ठीक है, जैसे राजदूत का मतलब क्या होता है, राजा का दूत। तो यहाँ पे क्या का। ठीक है, फिर राजपुत्र मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। फिर राजमाता का मतलब क्या होता है, राजा की माता। फिर राजपाल का मतलब क्या होता है, राजा का पाल।
ठीक है ना, सॉरी राज्य का पाल, ठीक है, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का पाल। फिर बात करते हैं अधिग्रहण। अधिग्रहण में क्या आता है, में या पर, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का मतलब क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पे क्या गया, रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी। रसगुल्ला मतलब क्या होता है, रस में गुल्ला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, में, ठीक है। हवाई जहाज मतलब क्या होता है, हवा में चलने वाला जहाज। तो यहाँ पे क्या गया, मैं, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आ गया पर, तो ये क्या आ गया, अधिग्रहण समास आ गया। इस तरह से अपना जो फर्स्ट समास जो है वो अव्ययीभाव हो गया पूरा, और सेकंड जो है वो तत्पुरुष पूरा हो गया है। यानी हमने सक्सेसफुली 10 मिनट के अंदर जो हमारा एक पेज है वो कर लिया है, और अब पढ़ेंगे सेकंड पेज की तरफ। और देखो यहाँ पे अपना समास जो है वो बहुव्रीहि के साथ पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अब तत्पुरुष के। अब अच्छा चलो, ये तो अपन देख लिए ये वाले है ना, कि भाई तत्पुरुष के ये कितने 6 भेद तो ये थे, लेकिन इनके अलावा भी 4 और है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष के 4 अन्य भेद भी हैं। कौन कौन से, एक है नर्ण समास, नर पुरुष, जिसका देखो नर्ण का मतलब होता है नहीं, कहाँ पे कहीं पे अगर आपको नहीं का पाप बता रहा है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, नर्ण पुरुष आता है, ठीक है ना। फिर लुप्त पद तत्पुरुष, यहाँ पे क्या होता है, मुख्य पद से पद मुक्त लुप्त होता है, ठीक है ना। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना मत, आपको समझ में कम आएगा, इसलिए इसको स्किप भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है, देखो बाकी 10 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन देख लो एक बार, कहीं घुस गया तो यार काम ही आएगा, है ना। फिर उपपद तत्पुरुष, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय के अनुसार विग्रह हो, ठीक है। और अलूक तत्पुरुष, यहाँ पे क्या होगा, जो अपना मूल पद है, तो मूल पद में ही कारक जो है कारक की विभक्ति हो गया है, लुप्त हो, ठीक है। आगे समझते हैं और देखो, तो नर्ण तत्पुरुष के अंदर क्या होता है, नई का भाव होता है, ठीक है। जैसे कि न, ना, अन, अ, नी, जैसे देखो अनाथ, ठीक है, जिसका ना नाथ, ठीक है, अकाल, ठीक है। फिर लावारिस, बेवफा, ये सारी क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, नर्ण तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेलगाड़ी, तो यहाँ पे क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की और दही वड़ा, ठीक है। फिर बात करते हैं उपपद तत्पुरुष, यहाँ पे क्या है, प्रत्यय के अनुसार अपने जो है शब्द का विग्रह होगा, ठीक है। जैसे देखो प्रत्यय के अनुसार शब्द का विग्रह, प्रत्यय क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, देखो आराम से देख लो, है ना। चर्मकार, चर्मकार, देखो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पे प्रत्यय है कार, कौन सा है भाई, कार। कार का मतलब होता है करने वाला, तो चरम का काम करने वाला, ठीक है। स्वर्णकार क्या होता है, स्वर्ण का काम करने वाला। तो कहीं भी आपको ऐसे दीजिए ना, चर्मकार, स्वर्णकार, तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका उपपद तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करें विशेषज्ञ, तो क्या होता है, विशेष काम करने वाला। चिकित्सक क्या आ जाएगा, चिकित्सा का काम करने वाला। लाइन का मतलब है कि भाई ये सेम का काम करने वाला, सेम का सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अलूक तत्पुरुष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामासिक पद में ही कारक विभक्तियाँ जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे देखो मृत्युंजय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मृत्यु को जीतने वाला। भयंकर क्या होता है, भय को करने वाला। लाभांकर क्या होता है, लाभ को करने वाला। धनंजय क्या होता है, धन को जीतने वाला। शुभंकर क्या होता है, शुभ को करने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो तत्पुरुष है वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं दिगु की, ठीक है ना। तो अगर आप बात करते हो दिगु समास की, एक मिनट कुछ रह गया शायद, है ना, हाँ भाई रह गया। थर्ड कौन सा है अपना, कर्मधारय समास। देखो भाई पहला कर दिया कौन सा अपन ने, पहला कर लिया हमने अव्ययीभाव, सेकंड कर दिया तत्पुरुष। इसके अंदर पहले अपन ने 6 भेद देखे, ठीक है, कर्ता का, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध, अधिकरण, देखो देखा ना भाई, देखा भाई, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर ऊपर। उसके बाद अपन ने देखे और 4, देखो नर्ण, लुप्त पद और उपपद और अलुक, ठीक है। अब सेकंड तत्पुरुष हो गया पूरा। अब पढ़ते हैं थर्ड समास के बारे में, जो है अपना कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास के अंदर क्या है भाई, सिंपल सी बात, बहुत इजी है इसकी, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, फर्स्ट वाले के अंदर प्रथम पद जो था वो क्या था, प्रधान था। सेकंड वाले के अंदर क्या था, जो उत्तर पद है वो प्रधान था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों पद जो है वो लगभग बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। और पहले पद को विशेषण है तो इसको उपमान भी बोलते हैं, और सेकंड जो है वो अपना जो उत्तर पद है उसे क्या बोलते हैं अपन, उपमेय बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बात करें नीलाकाश, ठीक है, तो नीला आकाश का मतलब क्या होता है, नीला है जो आकाश। तो देखो यहाँ पे दोनों शब्द का जो अपना मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे 2 वर्ड कौन से हैं, देखो नीला और आकाश, तो नीला और आकाश, ठीक है। फिर श्वेत और अंबर, तो देखो है ना, यहाँ पे श्वेत क्या है, विशेषण है, और अंबर क्या है, इसका विशेष्य है, ठीक है ना। फिर महान आत्मा, ठीक है, तो महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे महान क्या हो गया आपका विशेषण, और आत्मा क्या होगी विशेष्य। देखो भाई ये आकाश की विशेषता क्या होती है,
कि आकाश नीला है। अंबर की विशेषता क्या होती है, क्या है, श्वेत है, ठीक है। अंबर मतलब कलर, कोई किसी कलर, ठीक है ना। आत्मा की विशेषता क्या है, ये क्या है, महान है, ठीक है। मुख की विशेषता क्या है भाई, कि ये चंद्रमा के समान है, ठीक है। मुख की विशेषता यहाँ पे क्या है, सूर्य के समान है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते हैं विशेष्य, क्या बोलते हैं इसको, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं उसको, विशेषण। उसको बोलते हैं उपमान भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नीला, श्वेत, महान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, ठीक है। ये सारे क्या है, विशेषण है, ठीक है। और जबकि आकाश, अंबर, आत्मा, मुख, ये सारे क्या है, विशेष्य है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नीलाकाश, श्वेतांबर, फिर महात्मा, चंद्रमुखी और चंद्रमुख और सूर्यमुख, ये सारे क्या है, कर्मधारय समास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई कि श्वेतांबर के अंदर कौन सा समास है, तो कौन सा है, कर्मधारय समास है। ये पूछेगा नहीं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ये तो पता, सबको पता है, ठीक है ना, बस वही है। और पूछ लेगा भाई कि भाई ऐसा कौन सा समास है जहाँ पे पूर्व पद होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य, तो कौन सा है अपना, कर्मधारय समास, ठीक है, तीसरा वाला, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं दिगु। देखो दिगु कितना छोटा है, इतना छोटा ही ये दिगु, बस हो गया पूरा, है ना। देखो दिगु के अंदर क्या होता है, प्रथम पद होता है संख्यावाचक, ठीक है ना, यानी ये, और पूरा पद जो है वो संख्या के समूह या योग का वर्णन करता है। देखो सिंपल सा, अगर कोई वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है और उस वर्ड से कहीं ना कहीं नंबर की जानकारी हो रही है, जैसे कि भाई त्रिनेत्र आ गया, नेत्र का मतलब क्या होता है, 3 नेत्रों का समूह। तो कहीं पे ऐसा हो ना कि भाई 3 नेत्रों का समूह, जैसे माना आ गया त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, ठीक है। नवरात्रि में क्या है, 9 रात्र होते हैं। तो ये सारे क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। यानी जहाँ पे भी आपको संख्या दिखती हो ना, जहाँ पे भी आपको शब्द के अंदर संख्या दिखती है, जैसे देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ आपको 10 दिख रहा है ना। तो जहाँ पे भी आपको संख्या दिख रही हो वहाँ पे कौन सा होगा, द्विगु, कौन सा होगा, द्विगु, ठीक है। तो आपको याद रखना द्विगु, ठीक है ना। तो 3 नेत्र क्या होता है, 3 नेत्रों का समूह। चौराहे क्या होता है, 4 राहों का समूह। नवरत्न क्या होता है, नवरत्नों का समूह। 10 क्या होता है, 10 समूह, ठीक है ना। फिर बात करें द्वंद्व की, इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो द और द दोनों सेम ही आ रहा है इसके अंदर, आपको दिख रहा है द्व, ठीक है। तो द्वंद्व, ठीक है। तो देखो द्वंद्व, तो देखो यहाँ पे दोनों द बराबर है ना, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पुरुष और पूर्ण, जो अपना पूर्व पद है वो और उत्तर पद है, दोनों क्या है, समान है। तो देखो यहाँ पे 2 पद प्रदान होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रदान होते हैं, ठीक है। समझ के बात को। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। आपको अगर पूछ ले कि भाई सिर्फ जो पूर्व पद जो है वो प्रदान किस में होता है, तो वो क्या होता है आपका, अवयवी भाव, क्या होता है, अवयवी भाव, ठीक है। आपको पूछ ले जो उत्तम पद है वो प्रदान का होता है, तो वो क्या होता है आपका ततः पुरुष के अंदर। और दोनों बराबर कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके द्वंद्व में। याद कैसे, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे डबल द है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। अब बात करें कि ये जो विशेषण और विशेष्य का किसके अंदर होते हैं, तो वो कहाँ होता है, अपने कर्मधारय के अंदर। कहाँ होता है भाई, कर्मधारय के अंदर क्या होते हैं, ये होता है विशेषण और ये होता है विशेष्य, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और द्विगु तो आपको याद हो ही गया, संख्या की बात करने वहाँ पे है ना, जहाँ पे संख्या की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे 2 पद प्रधान हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, योजक चिन्ह। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा है, वो कौन सा है अपना द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो योजक का मतलब क्या होता है, ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, योजक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो है ना, नीचे आएगा ना माता पिता, ये क्या योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विग्रह करने पर देखो, अब जब इसका विग्रह करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और या फिर यह आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो अच्छा यहाँ पे भी द्वंद्व समास के भी 3 भेद है ना, द्वंद्व समास के कितने भेद है, 3 भेद है ना। पहला है इतरेतर, दूसरा है समाहार, तीसरा है वैकल्पिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इतरेतर को अगर आप विग्रह करोगे तो वहाँ पे कौन सा आएगा, बीच में और आएगा। समाहार को विग्रह करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, पीछे आदि आ जाएगा। और वैकल्पिक को अगर विग्रह करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, या अथवा आ जाएगा, ठीक है ना। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है कि भाई विकल्प, ठीक है ना, यानी आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में क्या होता है, या तो आर या फिर पार, ठीक है, ऐसे, या तो लाभ या फिर हानि, ऐसे इस तरह से, है ना। तो देखो इतरेतर के अंदर क्या है, और लगाएंगे। जैसे देखो माता पिता, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। भाई बहन क्या हो जाएगा, भाई और बहन। दाल चावल क्या हो जाएगा, दाल और चावल। 12 क्या हो जाएगा, 10 और 2। 35 क्या हो जाएगा, 30 और 5, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें समाहार द्वंद्व समास की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, आदि। आपको पता है आदि कब लगाते हैं, जब मान लो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लो कि भाई राम श्याम घनश्याम आदि, ठीक है ना। तो पीछे कब लगाते हैं, जब ज़्यादा आपके पास चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है ना।
जैसे आपका क्या जलवायु, तो क्या बोलेंगे जलवायु आदि। फिर बोले रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रोटी कपड़ा मकान आदि। मैंने क्या है जगह का मैं तो लिखा नहीं, ठीक है, बाकी लिखना हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे रोटी कपड़ा मकान आदि, ठीक है। फिर तन मन धन, तो यहाँ पे क्या जाएगा तन मन धन आदि, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा दाल बाटी चूरमा, तो यहाँ पे क्या जाएगा दाल बाटी चूरमा। तो जब मैं अपने टाइम लेक्चर देख रहा था तो यहाँ पे एक सर थे, वो बोलते थे कि दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सुरमा, ठीक है, ऐसा कुछ था। चलो भाई, हाँ। अब देखो तीसरा कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखो वैकल्पिक का मतलब ही क्या है कि आपका विकल्प है, या तो आप चूज करो लाभ या फिर करो हानि, या तो करो ताप या करो अताप, या करो लाभ या करो अलाभ, या करो शीत या करो उष्ण, या करो आस या करो पास, या तो करो आस या फिर पास, या फिर अंदर या फिर बाहर। इसको बोलते हैं वैकल्पिक, ठीक है ना। तो याद रखना लाभ या हानि, लाभ हानि, ताप अताप, लाभालाभ, शीतोष्ण, ठीक है, यानी शीत और उष्ण, ठीक है, आस पास और अंदर बाहर, ठीक है। और इस तरह से हमारा पांचवा भी पूरा हो जा रहा है, द्वंद्व हो गया पूरा। और लास्ट टाइम फाइनल बचा है वो है बहुव्रीहि समाज। समास बहुत ही नन्ना सा प्यारा सा है। देखो इस ये सबसे डिफरेंट है कैसे, यहाँ पे पहला और दूसरा पद जो मिलकर है वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि मान लो आपको बोला गया नीलकंठ, तो इसका मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला नीला है कंठ जिसका, तो आपके दिमाग में तीसरा वर्ड क्या आ रहा है भाई, एक तो वर्ड आपका आ गया नील, एक आ गया कंठ। लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में मिला के बोला तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आया, आप बोलोगे सर महादेव जी, उनका वर्ड क्या है, उनका कंठ क्या नीला है। तो बस वही बात है। तो जब आपको पहले और दूसरे पद को मिलाकर तीसरे पद का संकेत मिलता हो कि भाई अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो क्या, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे इसको याद कर सकते। देखो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि भाई पहला और दूसरा मिलकर क्या बनाएगा, तीसरे को जन्म देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इससे जो ऊपर वाले उनके अंदर अपन ने दो की बात की सिर्फ, एक तो अपना पूर्व पद और एक बात की उत्तर पद की। लेकिन यहाँ पे उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा भी तीसरा पद आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, इसे क्या बोलेंगे अपन महादेव, ठीक है। फिर अवधेश क्या होता है, तो अवध के ईश। अवध के ईश का मतलब क्या होता है कि भाई अवध क्या है, आप जानते हो ना अवध क्या है, राम जी की नगरी है। तो अवध के ईश कौन है, तो अवध के ईश हम लोग को पता कौन है, श्री राम जी है, ठीक है ना। तो अवध ईश बोलते ही आपके दिमाग में तीसरा वर्ड क्या आ रहा है, सीधा अवध बोला ईश बोला, तो दो वर्ड बोल दिया आपने। तीसरा वर्ड कौन सा आ रहा है, इसको देख के आपको आ जाएगा श्री राम। फिर आ जाएगा मुरलीधर। अब आपको पता गया मुरली पूर्व पद, धर उत्तम पद, ठीक है। अब इन दोनों को देख के आपको कौन सा वर्ड याद आ रहा है, आपको पता है कि भाई मुरलीधर कौन है, अपने श्री कृष्ण है, तो बस वो याद आ गए। इस तरह से गाइज आपका जो है वो समास भी पूरा होने जा रहा है। एक बार छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन सिर्फ कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो समास में हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन क्या है इसकी, तो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। थोड़ा फास्ट चलूंगा इसलिए थोड़ा अपने कानों को तेज रखना, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे 6 प्रकार का होता है ये, ठीक है। पहला कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ठीक है। पहले बात करें अव्ययी भाव की, तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रदान होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ये सारे देख लेना, ठीक है। फिर बात करें, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, फील नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना, इसे ज़्यादा वो दिमाग पर लगाना इसमें। सेकंड कौन सा है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। तो देखो याद रखो, पहले में कौन सा है, अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान है, और यहाँ पे क्या तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान है। याद करते देखो, यहाँ पे उत्तर में तर है ना, तो याद रखना तत्पुरुष के अंदर क्या होगा, उत्तर प्रधान होगा, ठीक है ना, बस। और यहाँ पे समास वगैरह करने पे क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह भी आ सकता है, देखो। और यहाँ पे इसके भेद कौन से, देखो ये इसके 6 भेद है, कौन से है भाई, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसमें कौन सा है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर ऊपर, ठीक है। ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने कि भाई कर्म तत्पुरुष पढ़ा, इसके एग्जाम्पल पढ़े है ना। करण में क्या होता है, जहाँ पे भी आपको के द्वारा मिल जाए या फिर से मिल जाए, वहाँ पे क्या होगा, करण होगा, ठीक है ना। फिर जहाँ पे भी आपको के लिए मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, के लिए मिल जाए, वहाँ पे क्या होगा, कौन सा होगा, संप्रदान समास होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको से मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए आपको, से, वहाँ पे क्या होगा, अपादान होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको का के की मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सा होगा, संबंध समास होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मैं पर मिल जाए, तो वहाँ पे आपको कौन सा होगा, आपका अधिकरण समास होगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको अच्छा, तो ये अपने 6 देख लिए, और 6 के अलावा 4 और भेद है तत्पुरुष के, ठीक है। तो कौन से हैं वो, नण, लुप्त, उपपद और अलूक। ये आपको याद नहीं हो तो चलेगा, टेंशन नहीं ज़्यादा है ना, तो ये आराम से इनको भी देख लेना, ठीक है।
फिर अपन ने क्या पढ़ा, तीसरा वाला कौन सा पढ़ा, तो पहला हो गया अपना कौन सा अव्ययी भाव, दूसरा हो गया अपना तत्पुरुष, ठीक है। तो पहले के अंदर क्या था अपना, पहले के जो हमारा अव्ययी भाव था उसके अंदर क्या था, प्रथम पद या फिर पूर्व पद प्रधान था, ठीक है। और हमारा जो कौन सा था तत्पुरुष, उसके अंदर क्या था, उत्तर पद जो था वो प्रधान था, ठीक है। लेकिन कर्मधारय के अंदर क्या है, प्रथम पद होता है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है विशेष्य। जैसे नीला आकाश, ठीक है, बता दिया आपको। तो इसमें क्या है, नीला और आकाश, ठीक है ना। तो नीला क्या है, नीला जो है वो इसका विशेषण है और आकाश क्या है यहाँ पे विशेष्य है, ठीक है। वैसे यहाँ पे श्वेत, अंबर, महान, आत्मा, चंद्रमा, मुख और सूर्य के समान मुख, ठीक है। तो कर्मधारय पूरा। फिर मैंने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु में क्या पढ़ा अपन ने, द्विगु में अपन देखा कि भाई जहाँ पे भी अगर किसी शब्द के अंदर संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पे होगा द्विगु समास, ठीक है ना। जैसे हमने देखा त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र, चौराहा मतलब क्या होता है 4 राह, नवरत्न मतलब क्या होता है 9 रत्न, ठीक है। 10 मतलब क्या होता है 10 का समूह, ठीक है। फिर बात की द्वंद्व समास के बारे में। देखो द्वंद्व का मतलब क्या होता है ट्विंस, क्या होता है ट्विंस, यानी जहाँ पे दो पद क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, ठीक है ना। तो याद रखें पहला पद जो पूर्व पद है वो प्रधान का होता है अव्ययी भाव में होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान का होता है तत्पुरुष के अंदर होता है, लेकिन दोनों पद प्रधान का होता है द्वंद्व के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि भाई दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो द्वंद्व समास के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें हम दो जो पद है प्रधान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह भी आता है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे का क्या होता है विलोम शब्द होते हैं, ठीक है ना। विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है। अब बात करें इसके 3 भेद हैं, तो द्वंद्व के कितने भेद हैं, 3 भेद है। कौन कौन से हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर में क्या होता है सिंपल माता पिता, भाई बहन, दाल चावल, ये सारे का आता है इतरेतर के अंदर आता है। यहाँ पे बीच में क्या आता है और आता है। लेकिन बात करें अब समाहार की, तो समाहार के बीच में क्या आता है आदि आता है। क्या आता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि, तन मन धन तो तन मन धन आदि, दाल बाटी चूरमा आदि, ठीक है। तो आगे समाहार, ठीक है। समाहार का देखो, समाहार का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा करना है ना। तो इकट्ठा करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, आदि लगाते हैं। तो याद रखना समाहार मतलब क्या है इकट्ठा करना, और इसका मतलब क्या होता है, या इसके लिए लगाएंगे अपन आदि लगाएंगे, ठीक है पीछे। फिर बात करें अपन वैकल्पिक द्वंद्व समास। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है लाभ हानि, तो यहाँ पे क्या है लाभ या हानि, ठीक है। तो वैकल्पिक मतलब क्या अपने पास विकल्प है, तो याद रखना या अथवा आएगा। जहाँ पे आपको विकल्प होता है वहाँ पे क्या आता है या आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करें लास्ट कौन सा था अपना बहुब्रीहि समास था। इसमें क्या था अपन को पता है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको पहला प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद को देख के तीसरा पद का संकेत मिलता हो वहाँ पे कौन सा होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। जैसे नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो उसे क्या बोलते हैं अपन महादेव जी बोलते हैं। फिर अवध के ईश कौन है, तो अवध की ईश कौन है श्री राम जी है। और मूल्य को धारण करने वाले कौन है, तो मूल्यधर कौन है अपने श्री कृष्ण है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो अगले पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे अपन उपसर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार देख लो भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, टाइम दिख रहा होगा ना आपको। तो रात के भाई 1:20 हो रहे हैं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ अब तो बेचारा गला भी थक गया मेरा है ना। लगातार मैंने आई थिंक बोलना स्टार्ट किया है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी है 1.5 घंटे की है ना। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है 11 बजे और अभी 1:20 आने लगा था। 2.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ है ना, अकेला खुद से बात कर रहा हूँ रूम में। भाई देख लो पागल नहीं हो गया मैं, है पागल तो नहीं हुआ ना, इतना पढ़ाया पागल कैसे सोचता हूँ। आपका टीचर हूँ मैं, टीचर नहीं बड़ा भैया हूँ, ठीक है ना। कभी मेरे को टीचर सर नहीं बोले क्योंकि मैं ज़्यादा एज ज़्यादा भी नहीं है ना। मैं भी जस्ट ये तो बताऊंगा नहीं, फिर भी बस आपकी एज से ही 1-2 साल बड़ा हूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को भैया बोल सकते हो, ठीक है। नाम बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है ना, नाम बताऊंगा फिर कभी, ठीक है। चलो भाई इससे पहले हम लोगों ने हमारे जो 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाले वो हमने कवर कर लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा देखो संधि विग्रह था और सेकंड टॉपिक था हमारा समास और अभी हम करने वाले हैं थर्ड टॉपिक उपसर्ग, ठीक है। और देखो प्रत्यय जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं और ये बहुत ईजी है, इसीलिए इसको जिसमें इंट्रो बता दूंगा बाकी ये हो जाएगा आपका। फिर बात रही शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तो देखो आपको बुक से करने पड़ेंगे या आप कोई भी मैराथन वीडियो जो यूट्यूब पे है वो देख लो। बिकॉज विलोम शब्द पर्यायवाची का कोई एंड नहीं है, इसमें आप जितने एग्जाम्पल करो उतने कम है। बिकॉज क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन में कौन सा विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा इसका हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और जहाँ तक बात रही पर्यायवाची और विलोम शब्द की, तो हमको पता है हम बचपन से विलोम शब्द और पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो हमको काफ़ी सारे पर्यायवाची याद भी हैं, ठीक है। और बाकी जो अगर आपको करना ही है तो आप किसी भी वीडियो से या फिर किसी भी बुक वगैरह से आप आराम से कर सकते हो। आपको टेलीग्राम या गूगल पे कोई भी PDF मिल जाएगी, उससे आप कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ने वाले उपसर्ग के बारे में। देखो ज़्यादा कंटेंट नहीं है, देखो मैंने इस वीडियो के अंदर देखो संधि को कर लिया पहली, ये देखो 1 स्लाइड 2 स्लाइड और 3 स्लाइड के अंदर, तो 3 पेज और 3 और 4 पेज, यानी कि 4 पेज के अंदर हो गई ये संधि पूरी, ठीक है। फिर हमने बात करी समास की, सॉरी ये 4 पेज है क्या, अच्छा ये पेज रिपीट तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है ओके।
फिर हमने समास जो किया है देखो, एक पेज और 2 पेज के अंदर समास भी खत्म कर दिया हमने। और अब हम खत्म करेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग भी हम 2 पेज में करें, देखो एक पेज और ये 2 पेज में उपसर्ग भी हो जाएगा हमारा खत्म, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप प्लस सर्ग तो क्या बन गया उपसर्ग, उन प्लस 40 तो क्या बन गया 39, 40 का मतलब क्या होता है 40, इसका मतलब क्या होता है 39, कम हो गया ना एक, ठीक है। अप प्लस शब्द क्या हो गया अपशब्द। तो यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे क्या है उपसर्ग है, क्योंकि ये जो है ये सारे जो शब्द दिख रहे हैं ये इन सब के आगे जुड़कर इनका जो अर्थ है वो चेंज कर दे रहे हैं। जैसे देखो 40 अलग है 39 अलग है, शब्द अलग है, अपशब्द का मतलब अलग होता है, ठीक है। कृति का मतलब अलग होता है और संस्कृति का मतलब अलग होता है। यानी क्या किया, कृति का मतलब इसने चेंज कर दिया, किसने, सब ने किया। तो ये क्या हो गया उपसर्ग हमारा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, देखो उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी भाषा के उपसर्ग और तीसरा होता है विदेशी भाषा के उपसर्ग। अगर बात करें हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में तो यहाँ पे कुल 22 उपसर्ग होते हैं जिनको हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। और हिंदी भाषा के उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे तद्भव शब्द इसको कहते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है संस्कृत भाषा के, उसके बाद है हिंदी भाषा के और उसके बाद है हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी में हम पढ़ेंगे फारसी, और देखो यहाँ पे है भाई कौन कौन सी भाषा विदेशी में, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सी है, ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला उपसर्ग हमारा है अति। तो अगर अति प्लस कर्मण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अतिक्रमण, अति प्लस आचार क्या हो जाएगा अत्याचार। कैसे बनना, देखो यहाँ पे जो ई की मात्रा है ना, तो हमने पढ़ा है यण संधि पढ़ा था, ठीक है ना। तो यण संधि में क्या था, ये ई की मात्रा और ये अ जो है, तो अगर ई के बाद आ जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है य, क्या बन जाता है य। तो देखो यहाँ पे ये बन गया य, और त जो था वो तो आधा रह गया त, ठीक है ना, तो त आधा रह गया, ठीक है। और ये ई की मात्रा है वो क्या बन गया, ये बन गया, और पीछे आचार है तो देखो ये या चार हो गया, ठीक है ना। अल्प अत्यल्प ये भी ऐसे ही बना, यहाँ पे ई की मात्रा है, ई और अ मिलके क्या बन गया ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया अ त और ये बन गया य ल प, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें अधिक की, तो देखो अधि प्लस आदेश क्या हो गया अध्यादेश, अधि प्लस इन क्या हो गया अधीन, अधि प्लस आ प्लस पक क्या हो गया अध्यापक, अधि प्लस आय क्या हो गया अध्याय। तो इन सब में कौन सी है यण संधि, और इसके अंदर क्या है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या, देखो यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, तो दोनों ई मिलकर क्या बना देंगे बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अनु है, देखो तो तीसरा अपना उपसर्ग कौन सा है अनु, ठीक है ना, अति अधि और अनु। अनु लग्न, अनुसार, अनुशासन, अनवय और अनविति, ठीक है। फिर बात करते हैं अप उपसर्ग की, देखो अप प्लस शब्द क्या हो गया अपशब्द, फिर और क्या हो गया अपमान। अन की बात करें देखो यहाँ पे क्या हो गया अनुप्रबंध, अनुपजाऊ, अनुदित और अनुसर, ठीक है। फिर बात करें अभी की, देखो यहाँ पे क्या हो गया अभी प्लस अर्थी क्या हो गया अभ्यर्थी, यहाँ पे भी यण संधि लग रही है, वही ई की मात्रा जो है वो ये बन गया, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी सेम है अभियान, ठीक है, अभी उदय अभी अभ्युदय, ठीक है। अभी प्लस अंतर क्या हो गया अभ्यंतर, देखो यहाँ पे भी ई की मात्रा क्या बन गई आपकी ये बन गई, तो यहाँ पे यण संधि है, ठीक है ना। अभी प्लस शेख क्या हो जाएगा अभिषेक, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हम लोग अब की। अब देखो अव, तो अव का मतलब क्या होता है बुरा, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन, देखो अव प्लस गुण क्या बन गया अवगुण, फिर यहाँ पे क्या बन गया अवतार, अव प्लस हिलना क्या बन गया अवहेलना, अवमानना और अवसर, ठीक है। फिर बात करें आ की, तो देखो यहाँ पे क्या है आ से बन गया आ प्लस शक्ति क्या हो गया आशक्ति, आ प्लस जानू क्या हो गया आजानू, इस तरह से आजन्म और आमरण, ठीक है। फिर बात करें उद की, तो यहाँ पे कौन सा देखो उज्ज्वल, देखो यहाँ पे पता क्या होता है यहाँ पे होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है अगर आधे द के बाद कोई भी जो शब्द है, अगर यहाँ पे जो द है उद है, अगर आप उद को किसी के साथ जॉइंट करोगे तो यहाँ पे पता है क्या होगा, जो द होगा ना आधा द वो हो जाएगा इसके जैसा, जैसे अगर यहाँ पे ज तो ये द क्या हो जाएगा ज में बदल जाएगा, यहाँ पे अगर च है तो ये क्या बन जाएगा च में बन जाएगा, अगर यहाँ पे त है तो ये जो द है वो क्या बन जाएगा त बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये बन गया ज, ठीक है आधा ज, यहाँ पे ये क्या बन गया च बन गया क्योंकि इसके आगे क्या है च है। यहाँ पे ये क्या बन गया द क्या बन गया यहाँ पे त, क्योंकि यहाँ पे क्या त है, तो क्या हो गया उत्तर। यहाँ पे क्या हो गया उत्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया उद्भव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई कि अगर द के बाद में क ख त थ प फ प फ स हो तो द है वो क्या बन जाता है त बन जाता है, ये लगता है इसके अंदर, ठीक है उत्पल। तो यहाँ पे उत्पल बना ना, आप सोचोगे ऊपर बनना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है उत्पल बनता है। क्यों, क्योंकि अगर द के बाद में क ख त थ प फ स हो तो वो द क्या हो जाता है त में बदल जाता है, ठीक है ना।
फिर बात करें उप की, तो देखो उप से क्या बना, उपनाम, उपसर्ग और उप प्रधानमंत्री। फिर निर से क्या बना, देखो निर से बना है निर्गुण, निर्जन और निर्धन। निस से क्या बना, निस से बना है निश्चल, निश्चल और निष्पाप, निष्ठुर और निस्साहस और निस्साध्य। ये सारे देखो यहाँ पे जो संधि देखो उपसर्ग पढ़ने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपकी जो संधि की है वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, कि यहाँ पे कौन सी संधि लग रही है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना कि भाई यहाँ पे कौन सी संधि लग रही है, ठीक है ना। तो आप आराम से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अपनी संधि कौन सी लग रही है, और यहाँ पे संधि की प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करें नी की, अब देखो नी प्लस आज क्या होता है, न्यास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नी आए न्याय, ठीक है। कैसे बना पता है, देखो यहाँ पे यण संधि वापस कैसे, देखो ई की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है, तो ई की मात्रा और यहाँ पे पीछे क्या आ है, तो यहाँ पे ये ई की मात्रा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो देखो न तो रहे, न तो यहाँ पे है ही, तो न है, और ये ई की मात्रा क्या बन गई, या, तो ये य, और ये आस, तो ये न्यास, ठीक है। और वैसे ये क्या बन गया, न्याय। बात करें नी प्लस योजन क्या हो जाएगा, नियोजन। फिर निबंध, तो ये गया निबंध, ठीक है। फिर बात करें वी की, तो वी का मतलब क्या होता है, विशेष या विपरीत या फिर अन्य। तो देखो वी प्लस आज क्या होता है, व्यास, व्यास, ठीक है। वी प्लस आप क्या होता है, व्याप्त। वी प्लस नति क्या होता है, विनति। वी प्लस कास क्या होता है, विकास, ठीक है। फिर बात करें दूर की, तो दूर का मतलब क्या होता है, बुरा या कठिन। तो देखो दूर प्लस जन क्या होता है, दुर्जन। दूर प्लस गुण क्या होता है, दुर्गुण। फिर दुर्बुद्धि, ठीक है। और फिर आता है दुष्का मतलब क्या होता है, बुरा। तो देखो दुश्चिता, ठीक है, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, ठीक है। ये बना कैसे, इसके लिए आपको संधि वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप इसी वीडियो में बैक में जाओ या फिर आप संधि वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। फिर बात करते हैं दुष् की, दुष् प्लस चिंता क्या हो जाएगा, दुश्चिंता। दुष् प्लस कर्म क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। दुष् प्लस तर क्या हो जाएगा, दुस्तर, ठीक है। दुष् प्लस परिणाम क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। फिर दुष् प्लस फल क्या हो जाएगा, दुष्फल। दुष् प्लस चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, ठीक है। फिर बात करते हैं प्र से बनने वाले, देखो प्र से क्या बना, प्रचार। प्ल प्लस चार क्या बन गया, प्रचार, प्रवाह, प्रभाव, प्रकार और प्रबद्ध और प्रकृति। तो अगर आपको पूछ ले कि भाई ये जो शब्द जितने भी है दिख रहे हैं, इनके अंदर उपसर्ग कौन सा, तो कौन सा है, प्रउपसर्ग है, ठीक है। बात करें प्रति प्लस एक, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो प्रति प्लस एक क्या क्या बन जाएगा, प्रत्येक। यहाँ पे संधि कौन सी है, यण संधि। आपको नहीं आती टेंशन नहीं है, 20 से 30 मतलब लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में मैंने संधि पढ़ा रखी है, तो पूरा का पूरा आपका A to Z कवर हो जाएगा संधि, है ना। उस वीडियो के बाद में आपको संधि में कोई डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आ जाए तो मेरे को फिर से बोल देना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रति प्लस उत्तर क्या होता है, प्रत्युत्तर। क्यों, देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पीछे क्या है, ऊ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वापस, ठीक है। तो प्र त और ये क्या बन गया, यू, सॉरी ये बन गया ये, और ऊ की मात्रा तो ये नीचे आ गया यू, ऊ, और फिर क्या आ जाएगा तर, ठीक है। तो प्रत्युत्तर, यहाँ पे संधि कौन सी है, यण। प्रतिकार क्या हो जाएगा, प्रतिकार। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। और प्रतिप्रसंग क्या हो जाएगा, प्रत्यंग, ठीक है। यहाँ पे भी गैन यण संधि, जहाँ पे ये आ रहा है यानी यहाँ पे कौन सा यण संधि है, ठीक है ना। याद रखो जहाँ पे ये आया मतलब वो यण संधि, ठीक है। परा, परा से क्या बना, देखो पराजय, पराभव और पराकाष्ठा। परि से कौन सा, देखो परिप्रसटन क्या बन गया, पर्यटन। यहाँ पे ये मतलब क्या है, यण संधि। यहाँ पे कौन सी वापस, अगर यण संधि, ठीक है ना। पर्यूषण, ठीक है, परिवर्तन, पर्याय और पर्याप्त, ठीक है। बात करें सु की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सुगम, सुवर, सुयोग, सुपुत्री और सुपुत्र। फिर बात करते हैं सम की, क्या बना, संविधान, संयोग, संस्कार, संभोग, संताप और संलिप्त, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग हिंदी भाषा के उपसर्ग की, बस ये लास्ट है और ये हो गया, बस 2 मिनट और है ना। हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन से, देखो पहला है अ का मतलब क्या होता है, नहीं। इससे बने शब्द कौन से हैं, अयोग्य, अज्ञश, अहित और अव्यय, ठीक है। फिर बात करते हैं अध की, अध का मतलब क्या होता है, आधा, जैसे अध बीच, अधपात, अधखुला और अधगजरा। फिर बात करते हैं अन की, अन भी क्या उपसर्ग है, अन का मतलब क्या होता है, नहीं, जैसे अनगिनत, अनहित, अनपढ़, अनचाहा, अनमिल और अनमोल। तो पूछ ले इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है भाई, अन। आप, आपका मतलब क्या होता है, जैसे आप बीती, कहा गया, हाँ आप बीती, आप सुनी, आप काज, आप कही, ठीक है। और ओ का मतलब क्या होता है, बुरा, हीन या निषिद्ध, जैसे कि देखो ओ चक, ठीक है, ओ गठ, ओ तार और औरत, ठीक है। उनका मतलब क्या होता है, एक कम, जैसे 19 का मतलब क्या होता है, 20 में एक कम। 29 का मतलब क्या होता है, 30 में एक कम। 39 का मतलब क्या होता है, 40 में एक कम। 49 में क्या होता है, 50 में एक कम। 79 मतलब क्या होता है कि 80 में एक कम, ठीक है। तो उनका मतलब क्या होता है, एक कम। तो आपको पता होना चाहिए इसमें उपसर्ग कौन सा है, उन। फिर क, का और कु, तीनों का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है ना। ये तीनों उपसर्ग है, ठीक है। जैसे देखो कठोर, कायर और कुख्यात। फिर यहाँ पे क्या है, कलंक, कचोट, कपूत। और यहाँ पे कौन सा है, काजल, कापुरुष, कुरूप, ठीक है, कुमार, कुमति, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देखो चिर्स क्या बना, चिर परिचित।
फिर चिरस्थाई, चिरायु, चिरंतर और चिरजीव। ठीक है। फिर विदेशी भाषा के उपसर्ग कौन से? देखो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के। ठीक है ना। पहले बात करेंगे अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग कौन से। देखो कर, ठीक है, सॉरी कम, कम, ठीक है। फिर क्या है? हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। बोलते हैं ना हर बात पे तुम ऐसे करते हो, तो हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। बात करते हैं अल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो अलबेला, अलविदा और अल अदा। फिर बात करते हैं बिला का मतलब क्या होता है? बिना, जैसे बिला कानून और बिला मौसन। फिर बद का मतलब क्या होता है? जैसे देखो बदनसीब, ठीक है, बदसूल, बदकिस्मत, ठीक है ना, बदसूरत। ये सारे क्या हो गए? बद के हो गए। तो बद शब्द को कौन सा है? फारसी और फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, अरबी और फारसी। खुश मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या अच्छा या आनंदित, ठीक है, जैसे खुशनुमा, खुशखबरी वगैरह ऐसा, ठीक है। फिर एन का मतलब क्या? जैसे बोलते हैं ना अपन एन मौके पे मौत हो गई, ठीक है, यानी कि ठीक उस समय मौत हो गई, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है? ठीक, जैसे एन वक्त, एन मौका, एन आदमी, ठीक है। फिर गैर से क्या बनता है? गैर जिम्मेदार, ठीक है। ना से क्या बनता है? नाराज़, नापसंद, ठीक है। सर से क्या बनता है? सरपंच, सरकार, सरदार, ठीक है। सरनाम, सरहद, ठीक है, ये क्या है? सरनाम है, ठीक है ना भाई। फिर बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के, तो कौन कौन सा? देखो भाई डेप्यूटी का मतलब क्या होता है? उप, जैसे डिप्टी कलेक्टर, ठीक है ना। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य, जैसे देखो चीफ मिनिस्टर। सब का मतलब क्या होता है? उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। एड का मतलब क्या होता है? प्रमुख, पता है सबको। को का मतलब क्या होता है? सही, जैसे देखो कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है? को आता है। ये को भी क्या है? आपका उपसर्ग है, ठीक है ना। वाइस लगाता है ना, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस का मतलब क्या होता है? सहायक। तो ये सारे क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमने दो, देखो ये वाला पेज दोनों सेम है, ठीक है ना। ये वाला दोनों सेम है, तो इसको नहीं करना है, ठीक है ना। मैं इसको रिमूव भी कर लेता हूँ, लास्ट पेज को, है ना, ठीक है भाई। तो देखो इस तरह से हमने उपसर्ग को 2 पेज में कर लिया है, और आई थिंक इससे बार कुछ जाएगा नहीं। बस ज़रूरत है तो ये प्रैक्टिस की, तो इन एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे मैंने कितने एग्जाम्पल लिए, आपको बिलीव नहीं होगा ना। आई थिंक मैंने यहाँ पे लगभग 50 के आसपास तो एग्जाम्पल मैंने कराए होंगे आपको, ठीक है ना। 50 से 70-80 तक एग्जाम्पल यहाँ मैंने करवाया है, ठीक है ना। तो वो टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे इसको करते हो तो भी ये भी आपके लिए इनफ रहता है, ठीक है ना। इतना एग्जाम्पल आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे आगे नहीं करो तो भी चल जाएगा। और आपका मानो तो आप कर सकते हो एग्जाम्पल प्रैक्टिस, मैं आपको रोकूंगा नहीं। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।